प्लीज कंफर्म कर देना मेरी वॉइस वीडियो दोनों चीजें क्लियर आ रही है। जय हिंद एवरीवन, जय हिंद जय हिंद। ओके, मेरी वॉइस वीडियो क्लियर है? ओके, जय हिंद जय हिंद। एक बार कंफर्म कर दीजिएगा, इज माय वॉइस वीडियो बोथ आर क्लियर? ओके, जय हिंद। मुन्ना, सुनील जय हिंद। ओके, प्रखर जय हिंद, पार्थ सिंह जय हिंद। ओके, प्रिंस जय हिंद, उमेश यादव जय हिंद। ओके, सुहानी, प्रशांत सिंह। ओके, प्रथमेश, एक और भी यहाँ पे अजय है, परमजीत है। ओके, चलिए जय हिंद बेटा, जय हिंद। मेरी वॉइस वीडियो क्लियर है? एक बार कंफर्म कर दीजिएगा, इज माय वॉइस वीडियो बोथ आर क्लियर? जय हिंद बेटा, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। वॉइस वीडियो क्लियर है? ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, अगर मेरी वॉइस वीडियो दोनों चीजें क्लियर है, अगर मैं सही से दिखाई दे रहा हूं और सही से मेरी आवाज भी आ रही है, तो पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बिकॉज आपने अपनी सबकी एक नई जर्नी की शुरुआत आप करने जा रहे हैं। यू ऑल हैव चूज टू ज्वाइन द आर्म फोर्सेस। ये डिसीजन आप सबने लिया है कि आप आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं। और पहला स्टेप्स का क्या होता है? सीधी सी बात है, आप सबको रिटर्न क्लियर करना पड़ेगा। रिटर्न क्लियर करने के लिए आपने एनडी की तैयारी करने के लिए फिजिक्स वाला को चुना है, डिफेंस वाला को चुना है, और बिल्कुल सही डिसीजन है आपका ऑब्वियसली कि अगर आप मेहनत करेंगे, सही डायरेक्शन अगर आपको मिलेगा, तो पहली बार में एग्जाम क्लियर करना बहुत आसान हो जाता है। और मैं मानता हूं कि पहली बार में एग्जाम क्लियर करना जरूरी भी है। तो मैं अपने बारे में बात कर लूं थोड़ा सा। मैं बहुत अपने पास्ट के बारे में तो नहीं बताऊंगा, व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू उसके बारे में बात करूंगा मैं ज्यादा। इस पूरी जर्नी के अंदर मैं आपका पॉलिटिकल साइंस लेने वाला हूं, इसी के साथ में हिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा आपको, विच इज रियली इंपॉर्टेंट। और एसएसबी के अंदर जो साइकोलॉजी वाला पार्ट है वो मैं आपका कवर करवाने वाला हूं। ओके, तो ये तीन चीजें इस जर्नी के अंदर आप मुझसे सीखने वाले। और आई होप आपकी सबकी लाइफ बढ़िया चल रही होगी। आप में से कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो भी 12th क्लास पास कर चुके हैं। कई बच्चे ऐसे होंगे जो 12th के अंदर भी हैं, है ना? आप 12th के अंदर हैं तो भी आप एनडी का एग्जामिनेशन दे सकते हैं। ओके, वंदे मातरम बेटा, भारत माता की जय। चलिए ठीक है, तो आज मैं जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाने वाला हूं दैट इज, हम लोग बात करें इतिहास मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, हिस्ट्री में आपको पढ़ाऊंगा यहाँ पे। और इतिहास के अंदर ही हम बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। हिस्ट्री हम पढ़ेंगे, हिस्ट्री इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, एनडी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल बहुत ज्यादा आते हैं। अभी आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें होगी। ओके, बहुत सारी चीजें, जिससे बच्चा अभी पूछे सर नोट्स कैसे बनाए, क्या करें। सी, पहली बात तो मैं इस जर्नी की शुरुआत में कहूंगा कि अभी थोड़ा सा अपने को संयम रखना पड़ेगा। ही विल लिटिल पेशेंस, थोड़ा सा संयम रखो बेटा, है ना? थोड़ा सा पेशेंस रखना बहुत जरूरी है लाइफ के अंदर। बिकॉज ये जो एग्जामिनेशन है, आप जिस एग्जाम के बारे में बात कर रहे हैं, ये केवल तुम्हारे रिटर्न के बारे में नहीं है। ये पता है ना आपको? कितने सारे बच्चे इस बारे में आप जानते हैं? एग्जाम आपका तुम्हारा केवल रिटर्न के बारे में नहीं है। एग्जाम रिटर्न से ज्यादा तुम्हारे एसएसबी के बारे में, इस चीज को दिमाग में रखिएगा हमेशा। एग्जाम रिटर्न के बारे में नहीं है, केवल इस रिटर्न के साथ साथ एसएसबी के बारे में। ओके, रिटर्न क्लियर करना इट्स नॉट अ बिग टास्क, कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाती तुमने रिटर्न एग्जाम क्लियर कर लिया, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। बहुत सारे बच्चे क्लियर कर लेते रिटर्न, कोई बहुत बड़ी बात लिटरली नहीं है, लिटरली नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप एसएसबी के अंदर कैसा परफॉर्म करते हैं। बिकॉज देखो, तुम लोग फौज के अंदर जाने की बात कर रहे हो, हर बंदा फौज के लिए नहीं होता है, हर बंदा फौज के लिए नहीं होता है, इस चीज को दिमाग में रखिएगा। एवरीवन कैन नॉट जॉइन द फोर्सेस। फोर्सेस में जाने के लिए तुम्हारे अंदर डिफरेंट ओएल क्यूज, तुम्हारी पर्सनालिटी, तुम्हारा ऑरा बहुत अलग होना चाहिए। उसके लिए तुमको एक जर्नी को फेस करना पड़ता है, अपने अंदर बहुत बदलाव लाने पड़ते हैं। उसके बाद तुम उस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आप एसएसबी के अंदर क्लियर करते हो। एसएसबी के अंदर क्लियर करने का जो रेशो दुखेगा वो बहुत कम होता है। रिटर्न क्लियर करने वाले बच्चे ज्यादा, एसएसबी क्लियर करने वाले बच्चे बहुत कम होते हैं। तो ये चीज याद रखिएगा कि आप अपने आप को चीजें इस तरीके से रखें कि कभी भी कोई दिक्कत आपको ना आए ना। तो इस छोटी सी बात को याद रखिएगा, ठीक है? मेरी वॉइस एंड वीडियो दोनों चीजें क्लियर है? हाँ, वो मैं राहुल सर का नाम लिख दिया, बट मैं क्लास लेने वाला हूँ, प्रथमेश सर है ना, वो सही करवा दूंगा मैं। ओके, चलिए अब मुझे एक बात बताइए, हर बार इस जर्नी के अंदर जब भी चीजें होती है, हिस्ट्री के लिए कौन सी बुक पढ़े? देखो, बुक पढ़ना मेरा काम है, तुम्हारा काम है नोट्स को कवर करना। ओके, अभी स्टार्ट हम करने वाले हैं, तो अभी बहुत इस बारे में मत सोचो क्या करें, कौन सी किताब हम पढ़ लें, ये करें वो करें, ये चीजें अभी आप तुम्हारे दिमाग में नहीं आनी चाहिए। अभी केवल आप शांति से पढ़ाई करो, ठीक है? अभी शांति से आपको लेक्चर देखना, ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ में? ओके, चलिए, तो इतिहास के बारे में हम बात करने वाले, इस पूरी जर्नी के अंदर हिस्ट्री में आपको पढ़ाऊंगा। पर देखो, एक चीज मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि हमेशा एक सवाल मैं पूछता हूं किसी भी नई बैच के अंदर। कल मैं सीडीएस के बच्चों को पढ़ा रहा था, उनसे भी मैंने सवाल पूछा, मैं आपसे भी सवाल पूछता हूं, व्हाट मेक्स यू टू ज्वाइन द आर्म फोर्सेस? आपको क्या लगा कि हम सब हम जो आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं, ये चीज दिमाग में कैसे आई तुम्हारे? ये बताओ मुझे। पढ़ाई तो हम करेंगे इसे ऑब्वियसली, पर सवाल ये आता है कि आप सबने कैसे सोचा कि आप आर्म फोर्सेस ही ज्वाइन करना चाहते हैं? यू हैव सो मेनी ऑप्शंस। लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस होंगे तुम्हारे पास, 12th के अंदर अगर हो भी तो भी बहुत सारे ऑप्शंस है, 12th पास करने के बाद भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं लाइफ के अंदर, बड़े बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। तो मेरा सवाल केवल आपसे ये है कि ऐसा क्या तुमने सोचा कि आई वॉन्ट टू ज्वाइन द आर्म फोर्सेस, कि जीवन में कोई और करियर आपको नहीं दिखा, यू चोज टू ज्वाइन द आर्म फोर्सेस? क्या चीजें थी आपकी? ओके ओके, क्या है? देशभक्ति है, और कोई? जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद। और कोई? एडवेंचरस लाइफ, ठीक है? और भविया करोड़ सर एडवेंचरस लाइफ,
ओके, दादाजी का सपना है, और के बहुत बढ़िया। फ्रॉम वॉचिंग आर्मी, पापा जी आर्मी के अंदर है। ओके, यूनिफॉर्म के लिए हम कर रहे हैं, फाइटर जेट्स, कंट्री लव, रिस्पेक्ट, डिसिप्लिन, नेशन इज सुप्रीम, यूनिफॉर्म। ओके, नाना जी को देख के। ओके, देर आर सो मेनी रीजंस। देखो आप सबके अपने अपने रीजंस होंगे आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने के। किसी का रीजन होगा कि वो यूनिफॉर्म से प्यार होगा आपको, किसी का रीजन है कोई मूवी बहुत अच्छी लगी और मूवी देखकर लगा कि हाँ अब फोर्सेस ज्वाइन कर लेना चाहिए, किसी का रीजन ये होगा कि परिवार वाले लोग जो हैं वो फोर्स के अंदर हैं और मुझे भी लगता है कि मुझे फोर्स ज्वाइन कर लेना चाहिए। यू माइट हैव डिफरेंट रीजंस, आप सबके अपने अपने डिफरेंट रीजंस होंगे फोर्सेस ज्वाइन करने के। बट एक चीज इस पूरी जर्नी के अंदर याद रखना, जस्ट बी ट्रू टू योर ओन सेल्फ। जो भी डिसीजन तुम्हारा है, तुम फोर्सेस क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, ये अपना डिसीजन तुम रखना, किसी के कहने पे जर्नी के अंदर मत आना। ओके, फिर बोलूं मैं, किसी के कहने पर जर्नी के अंदर मत आना, किसी के कहने के लिए मत आ जाना कि यार उसने मेरे को बोला था कि फोर्सेस ज्वाइन कर लेनी चाहिए, दैट्स व्हाई मैं यहां पर आ गया। क्योंकि क्या होता है कि फिर चीजें तुम्हारे अनुकूल नहीं होने वाली है। फौज का जो बच्चा है वो बहुत अलग होता है, फोर्सेस की जो पढ़ाई है वो बहुत अलग होती है, बच्चा बहुत अलग होता है, माइंडसेट बहुत अलग होता है। तो अगर तुम्हारे मन में वास्तविकता के अंदर यह है कि देखो मैं अपने आप से अपने राष्ट्र को रखता हूं, मेरे लिए नेशन मेरा सुप्रीम है, देन ओनली यू शुड ट्राई फॉर द फोर्सेस। ये मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस में बता रहा हूं। दैट इज ओनली रीजन कि तुमको इसी रीजन के हिसाब से फोर्सेस में ज्वाइन करना चाहिए। अदरवाइज देखो बहुत सारे रीजन होते हैं, ये चीजें वो चीजें। सबसे बड़ी बात है यूनिफॉर्म, है ना। आपको लगता है यूनिफॉर्म से प्यार, ये सबसे बड़ी बात है, नहीं, वो बड़ी बात नहीं है। यूनिफॉर्म से प्यार बहुत बड़ी बात नहीं है, वो प्यार है, वो अट्रैक्शन है। चीज ये ध्यान रखनी कि इस यूनिफॉर्म का जिस आदमी ने पहना हुआ है, जो आज हमारे देश के वीर जवान हैं, जो हमारे सिपाही, जो अधिकारी, जो इस यूनिफॉर्म को पहन के रखें, जिस व्यक्ति ने इस यूनिफॉर्म को पहना, उसके अंदर जो देश के लिए प्यार है, वो प्यार से तुमको प्यार होना चाहिए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यूनिफॉर्म का चार्म कुछ दिन के अंदर हो जाता है खत्म। जब आप यूनिफॉर्म पहनते हो, आपको यूनिफॉर्म मिल जाएगी, उसके बाद क्या, वो चार्म तो खत्म हो जाएगा, बिकॉज वो चीज मिल गई। यूनिफॉर्म पहने हुए व्यक्ति के अंदर जो भावना है देशभक्ति की, वो भावना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको अपने अंदर लेकर आ जाओ। वो फीलिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यार दिस इज माय नेशन, ये मेरा देश है। इस देश के अंदर अगर मैं इसकी सेवा नहीं करूंगा तो और कौन करेगा। और बिलीव मी, भारत में अगर मैं बात करूं, कई सारे जॉब्स हैं, कई सारी फील्ड्स होती हैं, बट आर्म फोर्सेस इज द बेस्ट वे टू सर्व फॉर द नेशन। और मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि आर्म फोर्सेस इट्स नॉट जॉब, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और बहुत कम लोग इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठा पाते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो सल्यूट यू ऑल, बिकॉज आप ऑलरेडी, आप एग्जाम क्लियर करो ना करो, आप ऑलरेडी, आपका माइंडसेट बहुत अलग है बाकी लोगों से। ओके, इस चीज को लेकर अपने आप पे प्राउड फील करना, बिकॉज बाकी लोगों से तुम्हारा माइंडसेट बहुत अलग है। तुम इस एज में वो चीजों के बारे में नहीं सोच रहे कि मैं किसी ऐसे जॉब को कर लूं जहां पर मेरा पैकेज बहुत बढ़िया हो जाएगा, फिर मैं लाइफ को सेटल तरीके से जी लूंगा। तुमने अपने से पहले अपने नेशन को रख लिया, विच इज वेरी डिफरेंट थिंग। वो हर कोई कर नहीं पाता है, तो अपने आप पे पहले प्राउड फील करो, ठीक है। अब इस एग्जाम के बारे में थोड़ी सी बात करते, बिकॉज ये पहला लेक्चर है मेरा, तो हम पढ़ना शुरू करेंगे, बट इसके माइंड मैप्स के बारे में बात करना, एग्जाम के अंदर क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसके बारे में बात करना, क्या चीजें ध्यान रखनी उसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। बिकॉज हम लोग पूरी टीम लंबे समय से इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। IR 1 के बारे में बात करें, 2, 3, 4, 5 सारे ऑल इंडिया रैंक्स डिफेंस वाला ने दिए हैं। तो देखो, 3 चीजें आपको फॉलो करनी इस पूरे एग्जाम के अंदर, 3 मंत्र, मतलब मान लो सफलता के मूल मंत्र तुम्हारे। 3 चीजें अपने दिमाग के अंदर ध्यान रखिएगा इस पूरे एग्जाम के दौर के दौरान। 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। नंबर 1, देखो एक चीज याद रखना, एनडीए का जो एग्जामिनेशन है ये तुम्हारे स्कूल के एग्जाम की तरह नहीं। अभी तक आपने जो एग्जाम दिए वो स्कूल के एग्जाम थे, 12वीं का एग्जाम दिया, 11वीं का दिया, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है। यहाँ पर तुमको पेन और पेंसिल लेके लिखना नहीं, यहाँ पर तुमको क्या करना है, यहाँ पर तुमको OMR शीट भरनी है और मार्किंग करनी होती। तो यहाँ पर जो सबसे पहली चीज, द विच इज रियली 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 इंपॉर्टेंट, याद रखना, इसके बिना एग्जाम क्लियर नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है कि आप कुछ भी कर लें, आपका रिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। रिवीजन इज द की ऑफ द सक्सेस। बिना रिवीजन के एग्जाम क्लियर नहीं होता। आप कितना सिलेबस कंप्लीट करते फर्क नहीं पड़ता। तुमने 70% सिलेबस भी कवर कर लिया, एग्जाम तुम क्लियर कर लोगे। अरे तुमने 60% भी कर लिया, एग्जाम क्लियर कर लोगे, बट रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात क्या याद रखना है, इस पूरी जर्नी के अंदर रिवीजन करना है अपने को। आज जो पढ़ा उसको रिवाइज अपन आज ही कर लें, ये बेटर तरीका है। जो पढ़ा आज उसको रिवाइज अपन आज ही कर ले, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी बात, कुछ भी हो जाए बैकलॉग मत होने देना। कुछ भी हो जाए बैकलॉग मत होने देना। बैकलॉग कहते हैं ना कि एक पाप की तरह बैकलॉग है, चढ़ गया तो फिर उतरेगा नहीं। बैकलॉग मत होने देना, 3 दिन से ज्यादा का बैकलॉग मत होने देना। बैकलॉग तुमको खा जाएगा। बैकलॉग अगर हो गया तो लगातार फिर पीछे जाते जाओगे। पीछे जाओगे तो फिर समस्या होती है बहुत ज्यादा, बिकॉज हम पीछे जाते जा रहे हैं और कोर्स आगे बढ़ता रहेगा। बैकलॉग किसी भी कीमत पे मत होने देना। दूसरी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तीसरी बात, आप मानो या ना मानो, आप इस बात को फील कर पाओ या ना फील कर पाओ,
आपको मॉक टेस्ट लगाना ही पड़ेगा एनी हाउ। जी हाँ, जो आपको मंथली मॉक टेस्ट लगाए जाएंगे, वीकली जो हम लगवाएंगे उसको लगाना है बेटा, कुछ भी हो जाए वीकली मंथली मॉक टेस्ट लगाना। डीपीपी आपको लगाना है, ऑब्वियसली आप डीपीपी जानते हो क्या होता है, डीपीपी आपको लगाना ही है। तो ये कुछ बेसिक बात है जो आप अगर ध्यान रखोगे तो एग्जाम को क्लियर करना बड़ा आसान हो जाएगा। सी एनडी का रिटर्न क्लियर करना बहुत मुश्किल नहीं है, बट इसमें स्ट्रैटेजी बहुत मैटर करती है। सब्जेक्ट बहुत सारे, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है ना, इसके अलावा देखो इकोनॉमिक्स भी है, उसके अलावा बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, बहुत सारे सब्जेक्ट यहां पर होते हैं। पर किस सब्जेक्ट में किस तरीके से काम करना है वो काफी जरूरी हो जाता है। ओके, किस तरीके से पढ़ना है वो काफी जरूरी हो जाएगा। आई बात समझ में? इन 3 चीजों को ध्यान रखिएगा, ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, इस जर्नी की शुरुआत में बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे अभी बच्चों के मन में कि हम एग्जाम क्लियर कर लेंगे, मोटिवेशन है, ये वो है। पर क्या होता है कि समय के साथ साथ ये जो मोटिवेशन है धीरे धीरे कम होता जाता है। मोटिवेशन इज मिथ, डिसिप्लिन इज एवरीथिंग। इसको यहां दिमाग में रखना अपनी इस चीज को। मोटिवेशन कुछ नहीं होता, वो सिर्फ फ्रिक्शनली होता है और टेम्पररी होता है। डिसिप्लिन इज एवरीथिंग। तो डिसिप्लिन वे के अंदर अपनी तैयारी करना शुरू करना। दूसरी बात, इस पूरी जर्नी के दौरान अपने आप को बिल्ड करने की कोशिश करना। अपने आप को बिल्ड कैसे करना? माइंडसेट को बिल्ड करना है अपने। तुम फौज की तरह, तुम फौज में जाने वाले हो, तुम्हारा माइंडसेट में बिलीव नहीं कर सकता कि तुम एक ऐसे लोग व्यक्ति की तरह सोचो या बात करो जो जनरल आदमी है। तुम फौज में जाने वाले हो यार, तुम ऑफिसर बनने की तैयारी कर रहे हो फौज के अंदर। एसएसबी देने वाले तुम 8 महीने बाद, एग्जाम के बाद समय लगता है और 8 महीने बाद तकरीबन तुम्हारा एसएसबी हो जाएगा। उस पूरे समय के दौरान अपने माइंडसेट को डेवलप करना। पूरा खेल माइंडसेट का होता है, पूरा खेल तुम्हारे एटीट्यूड का है, पूरा खेल तुम्हारे बिहेवियर का है। बाकी रिटर्न क्लियर करना इट्स नॉट अ बिग डील यार, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। रिटर्न क्लियर बहुत सारे बच्चे रिटर्न क्लियर करते थे। मेजर स्टेप एसएसबी, अपने माइंडसेट को बहुत क्लियर रखना, उस चीज को डेवलप करते जाना। बिकॉज 15-20 दिन में एसएसबी की तैयारी नहीं कर पाओगे, माइंडसेट को डेवलप करना ही पड़ेगा तुमको तुम्हारे। आई बात समझ में? इन बेसिक चीजों का ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अपन अपने सब्जेक्ट की तरफ। मैं क्या पढ़ाने वाला हूं? मैं आपको बेसिकली पॉलिटिकल साइंस पढ़ाऊंगा, हिस्ट्री पढ़ाऊंगा और मेजरली एसएसबी के अंदर मैं आपका साइक वाला पोर्शन देखूंगा। पर अभी आज का जो सेशन है ये इतिहास का सेशन होने वाला है। हिस्ट्री, इतिहास। इतिहास का मतलब क्या होता है? जो बीत गया, समथिंग विच हैज हैपेंड, जो बीत चुका है, जो पुराना काल है, इसको अपन इतिहास के नाम से जानते हैं। तो इतिहास मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। इस पूरी जर्नी के दौरान इतिहास पढ़ाने का मेरा तरीका थोड़ा सा अलग होता है। जो बच्चे मुझसे पढ़े शायद वो उस चीज को जानते हैं। हाँ, सवाल कितने आते हैं एग्जाम में इतिहास से? ज्यादा ही आते हैं ऑब्वियसली, बिकॉज एक पूरा वेटेज वाला सब्जेक्ट है, सवाल उससे बहुत ज्यादा आते हैं। और पिछली एग्जाम्स के अंदर भी आप देखेंगे जितने भी क्वेश्चन है वो सारे नोट से ही आते हैं। तो उस चीज की चिंता मत करना कि सर किसी दूसरी किताब को रिफर करना पड़ेगा, मुझे किसी दूसरी बुक को रिफर करना पड़ेगा। हिस्ट्री अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा यार। कितना बड़ा इतिहास है, कितना बड़ा, कितना पढ़ोगे। बट जो चीजें हैं जरूरी ये होता है कि उसको कंसाइज करके एनडीए के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है वो पढ़ाया जाए। यहां पर आपको जो नोट्स मिलेंगे, नोट्स आर सफिशिएंट, कोई दूसरी किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई नहीं परचेस करेगा। एनसीईआरटी पढ़ेंगे सर, कोई जरूरत नहीं है। सर किसी किताब को परचेस कर लें, कोई जरूरत नहीं। मेरा काम क्या है यार? अगर किताबों को परचेस तुमको ही करना है तो अपने घर पे पढ़ लो, फिर मेरा क्या मतलब है? तो मैं पढ़ाने के लिए यहां पर आया हूं तुमको। इतिहास के अंदर सिर्फ नोट्स को ही फॉलो करना है, नोट्स को रिवाइज करो, एग्जाम में बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? अब देखो मेरा जो तरीका है पढ़ाने का वो थोड़ा सा अलग होता है। अलग क्यों होता है? बिकॉज इतिहास, हमारा जो इतिहास है देश का, उसमें कई चीजें छुपाई जाती है। यू नो दैट? हाँ, कई चीजें छुपाई जा रही हैं उसके अंदर। कुछ चीजें ऐसी जो बताई नहीं जाती है, कुछ चीजें, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बारे में हमको बताया नहीं जाता है। हमारा जो भारत का इतिहास है उसको थोड़ा छुपाया जाता है। तो जब हम एनडीए के एग्जाम के बारे में बात करते हैं और एनडीए के सवालों के बारे में बात करते हैं, हिस्ट्री के बारे में, तो इतिहास में कई बार सवाल ऐसे आते हैं जो थोड़े से घुमे हुए आते हैं और वो बिल्कुल रियल इंडियन हिस्ट्री से सवाल पूछता है। तो इतिहास को पढ़ाने का मेरा जो तरीका रहता है, मैं रियल इंडियन हिस्ट्री के बारे में ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करता हूं। जो हमारा रियल इतिहास है, हम बहुत ज्यादा, जो बाहर के लोग जो भारत के अंदर आके आक्रमण करके बैठे थे, उनको प्रेज, उनकी प्रशंसा मेरे से होती नहीं और मैं करूंगा भी नहीं, बिकॉज वो चीज करनी भी नहीं चाहिए और वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही नहीं है। तो जो रियल इतिहास भारत का रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे। इतिहास ऑफ द मगध, बिहार के बारे में बात कर रहे हैं, यूपी के बारे में बात करेंगे। जो हमारे देश की जो ग्लोरियस हिस्ट्री है उसको हम पढ़ेंगे और एक इंटरटेनिंग वे के अंदर पढ़ेंगे ताकि चीजें समझ में आए। कहानियों के तौर पर पढ़ना जरूरी है। अब इसमें इतिहास पढ़ने के लिए आप याद रखिएगा जिस तरीके का मैं यूज करता हूं, मैं थोड़ा बता दूं आपको कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। नोट्स तो ऑब्वियसली आपको बनाने पड़ेंगे। नोट्स कैसे बनाना इसका लेक्चर मैं अलग से लूंगा। ओके, नोट्स कैसे बनाने इसका लेक्चर मैं अलग से लूंगा, चिंता मत करना, अलग से मैं लेक्चर लूंगा, उसके अंदर सारी चीजें अपन पढ़ लेंगे। अब देखो 3 स्टेप के अंदर हम पढ़ेंगे हिस्ट्री। जब हम पढ़ने वाले हर क्लास के अंदर 3 स्टेप के अंदर हम पढ़ेंगे किसी भी टॉपिक के बारे में। सबसे पहले हम उसकी थ्योरी पढ़ने वाले। तो पहला स्टेप क्या होगा बेटा? हमारा थ्योरी पढ़ना। और थ्योरी जब हम पढ़ेंगे तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, थ्योरी पढ़ाते समय में थोड़ी सी कहानियों का यूज करता हूं। बिकॉज इतिहास क्या, इतिहास बेसिकली कहानी है कि उस टाइम पर क्या हुआ। कहानियों से क्या चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती है, आपको पढ़ने में मजा आता है और चीजें आप कनेक्ट कर लेंगे। हम थ्योरी पढ़ेंगे,
थ्योरी पढ़ने के बाद जब चैप्टर खत्म हो जाएगा, चैप्टर खत्म होने के बाद हम उस पूरे चैप्टर का बनाएंगे माइंड मैप। माइंड मैप क्या होता है, कितने बच्चे जानते हैं इसके बारे में? सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है माइंड मैप। आप किसी भी सब्जेक्ट के बारे में बात करें, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, माइंड मैप इज रियली रियली इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे माइंड मैप के बारे में। जैसे एग्जांपल की बात करें, हमने मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ा, तो थ्योरी पढ़ी मौर्यन एम्पायर की, उसके बाद मौर्यंस का माइंड मैप बनाएंगे। और माइंड मैप के बाद लास्ट पॉइंट जो हम हर चैप्टर के बाद करने वाले हैं, हम करेंगे उस चैप्टर के सारे पीवाईक्यूज, जितने भी पीवाईक्यूज हैं हम वो कर लेंगे सारे के सारे। और पीवाईक्यूज के साथ साथ जितने भी एमआईक्यूज हैं, एमआईक्यू मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो सारे के सारे हम कर लेंगे। इन 3 तरीकों से किसी भी चैप्टर को पढ़ा जाएगा, तो ये चीज याद रखना, 3 तरीकों से चैप्टर्स को पढ़ा जाता है। आई बात समझ में क्लियर है? नोट्स, हाँ बेटा नोट्स तो शॉर्ट ही होते हैं, शॉर्ट नोट्स बता दूंगा मैं कैसे बनाना है, डोंट वरी। नोट्स शॉर्ट ही होते हैं, आपके जो मेजर नोट्स हैं उससे छोटे आप नोट्स बनाते हैं। देखो क्या होता है, नोट्स बनाने का तरीका बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, हर बच्चे का अलग अलग होता है। मैं 3 तरीके बताऊंगा तुमको, तीनों में से जो ठीक लगे उस तरीके को अपना लेना। ओके, समझ में आ गया? हाँ बेटा, बात कर लेंगे 12वीं के साथ कैसे मैनेज करें। ओके ठीक है, नोट्स पुराने बने, देखो नोट्स अगर पुराने बने किसी के पास तो उसको अपडेट कर लेना क्लासेस के अंदर। माइंड मैप्स तो कर ही लेना, माइंड मैप्स तो नई तरीके से बनाओगे ना। ओके, माइंड मैप मैं बताऊंगा कैसे बनाना है। माइंड मैप क्या होता है, किसी ने सुना है माइंड मैप के बारे में? माइंड मैप इज लाइक द समरी ऑफ द चैप्टर। उस चैप्टर के अंदर जो समरी है, जो बेसिक एसेंस है चैप्टर का, जो बेसिक चीज है, उस चीज को अपन पढ़ने वाले, उस बेसिक एसेंस को आपको पढ़ना पड़ेगा। इसे माइंड मैप कहा जाता है कि आप रिवीजन करते टाइम आप पूरे नोट्स को रिवाइज नहीं कर रहे हैं, आपने एक पेज देखा, उस पेज के अंदर एक माइंड मैप बना था, माइंड मैप के थ्रू आप समझ जाते हैं अच्छा इसमें ये था, इसमें ये था, और चीजें आपको रिवाइज हो जाता है, रिकॉल हो जाता है। दैट इज द माइंड मैप। आई बात समझ में क्लियर है? ओके चलिए ठीक है। अच्छा सब पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, हाँ हैंड रिटन ही होने वाले, ठीक है। अब हिस्ट्री में अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करूं, है ना, देखो वैसे इतिहास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री पूरी इंपॉर्टेंट है, एनडी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, सवाल हर बार आते हैं, एग्जाम के अंदर भी आते हैं। हिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात की जाए तो आप चाहो तो अभी से नोट कर लो, क्योंकि एग्जाम में आते हैं टॉपिक्स। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कौन कौन से, देखो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता दूं। पहला जो टॉपिक मेरे हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज रियली इंपॉर्टेंट, वो आपका आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, मोहनजोदारो हड़प्पा, सुना होगा। दूसरा टॉपिक दैट इज दी मौर्यन एम्पायर, कई बार एग्जाम के अंदर आता है। तीसरा गुप्ता एरा, इससे सवाल पूछे जाते हैं। और अभी देखा गया कि साउथ इंडियन किंगडम से भी सवाल पूछे जा रहे हैं। जी हाँ, साउथ की जो किंगडम्स होती है, चोला, चरा, पांड्या, इससे सवाल आते हैं जो हम करते हैं नॉर्मली। इसके बाद मिडावल हिस्ट्री के बारे में बात करें, मिडावल हिस्ट्री में क्या होता है मिडावल, उसके बारे में भी बात करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट है विजयनगर एम्पायर, सवाल कई बार एग्जाम के अंदर आ रहे हैं विजयनगर एम्पायर से, आप चाहो तो नोट कर लेना, नहीं तो बाद में भी कर सकते हो, मैं पूरा बता दूंगा क्या करना है, किस तरीके से करना है। दूसरा, यहां पर आप देखेंगे कि मुगल से सवाल आना भी थोड़े से कम हो गए। इसके अलावा आप देखेंगे भक्ति मूवमेंट से काफी ज्यादा सवाल आते हैं, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर जो गांधी जी वाला एरा है, गांधीयन एरा, गांधी जी का भारत में आगमन हुआ, आगमन के बाद गांधी जी भारत के अंदर आए, भारत को आजाद करवाया, वो गांधीयन एरा के बारे में भी बात करते हैं। ओके चलिए स्टार्ट करें। ओके ठीक है, तो ये चीजें आपको इतिहास के अंदर कुछ मेजर टॉपिक्स हैं, आप चाहो तो देखो, वैसे मैं सभी चीजें करवा दूंगा आपको, अभी से बहुत लोड मत लो कि अच्छा ये करेंगे वो करेंगे, हम प्रॉपर तरीके से ही पढ़ना शुरू करेंगे। ओके चलिए स्टार्ट करें सेशन के बारे में बात करना। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को दिया। नाउ विल स्टार्ट द हिस्ट्री, इतिहास के बारे में बात करना शुरू करेंगे। ओके जय हिंद, जय हिंद। हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, एनडीए का रिटन एग्जाम कोई भी दे सकता है। ओके बिल्कुल सही, जय हिंद, जय हिंद। नोट से सीडीएस कर सकते हो, हाँ कर सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा उसमें। हाँ जी क्लियर है। अभी देखो बहुत, अब देखो अब है ना, चलो स्टार्ट करें बच्चा। देखो रिटर्न में स्कोर आपका 500 प्लस है तो बहुत बढ़िया चीज होती है, और आ जाता है, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। अब इस जर्नी को शुरू करने से पहले ये चीज याद रखना कि क्या होगा कि इस जर्नी में देखो कई बार हम लोग है ना टूटेंगे, कई बार तुम टूट जाओगे, कई बार मन में ख्याल आएगा कि मुझसे होगा कि नहीं होगा, मैं एग्जाम क्लियर कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, कई बार प्रेशर आएगा, मेंटल प्रेशर तुम्हारे ऊपर बहुत होगा, इसकी बात सुनोगे उसका प्रेशर होगा, इसकी बात सुनोगे उसका प्रेशर होगा, प्रेशर में बहुत ज्यादा रहने वाले हो इस पूरी जर्नी के दौरान। तो इस प्रेशर के लिए अपने आप को तैयार कर लेना अभी से, और टूटना नहीं। सी फौजी की सबसे बड़ी बात क्या होती है, गिव अप नहीं करता है। फौजी कभी गिव अप करेगा ही नहीं, लाइफ में कुछ भी हो जाए फौजी गिव अप कभी नहीं करता। अपने दिमाग में चीज तैयार रखना कि मैं गिव अप नहीं कर सकता, वट एवर आई कैन डू बट आई कैन नॉट गिव अप, मैं गिव अप नहीं करने वाला हूं। इस चीज को अपने दिमाग में तैयार रखना बेटा, अगर ये चीज दिमाग में लेकर आ गया ना तो एग्जाम क्लियर करना बहुत आसान हो जाएगा। और फिर एक चीज बताऊंगा मैं,
ये पूरा जो एग्जामिनेशन एनडीए का है, ये जो पूरी जर्नी 6 महीने 7 महीने की जिसमें तुम पढ़ते हो, ये जर्नी तुमको तैयार करती है किसी चीज के लिए। ओके, केवल रिटर्न के लिए तैयार नहीं कर रही है, तुम्हारी कैपेसिटी को बढ़ाता है, तुम्हारा माइंडसेट चेंज करता है, तुम्हारे गिव अप वाले एटीट्यूड को खत्म करने के लिए एक बहुत बड़ा तरीका होता है। तो ये याद रखना, इस पूरी जर्नी को एंजॉय करना, नेवर गिव अप, जर्नी को एंजॉय करो, आराम से पढ़ो, या अपने इंपल्सेस को काबू में रखना, अपने भावनाओं को काबू में रखना। कई बार हम एकदम घबरा जाएंगे, अरे सर कैसे होगा, बहुत मुश्किल है एनडीए, नहीं घबराना, शांत बैठे रहना। इस दुनिया में आज के टाइम की बात करें तो सबसे बड़ा वेपन क्या होता है? द कामनेस, संयम, पेशेंस सबसे बड़ा वेपन है। आप देखो, आप एक अधिकारी के तौर पे तैनात हो, मान लीजिए आप चाइना बॉर्डर के ऊपर तैनात हो, यू हैव टू बी पेशेंस। आपको सामने चाइना वाले प्रोवोक करते हैं प्रोवोक, ताकि आप उन पे हमला करो, बट एक अधिकारी के तौर पे आपका दिमाग बहुत कंट्रोल्ड वे के अंदर होता है, बिकॉज जब आपका दिमाग कंट्रोल में होगा ना, तभी तुम सही डिसीजन ले पाओगे। ये चीज एकदम से नहीं आती, ये सीखनी पड़ती है अपने को। तो इस पूरी जर्नी के अंदर अपने आप पे कंट्रोल करना सीख जाना बेटा, ठीक है? ये चीज जरूरी है, अदरवाइज फिर गड़बड़ हो जाएगी। ओके, चलिए, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, चिंता मत करो, अपने ऊपर भरोसा रखो। अभी जर्नी की शुरुआत हुई है, ठीक है? जर्नी की शुरुआत हुई है, तो जर्नी की शुरुआत हुई है तो अभी अपने आप पे थोड़ा सा भरोसा रखना अपने को। गॉट माय पॉइंट? हाँ जी, स्टार्ट करें? ओके, ग्रेट, बहुत बढ़िया है ना। अपने अंदर की आदतों को सही करने की कोशिश करना, अपना इंट्रोस्पेक्शन करो, मेरे अंदर गलत चीजें क्या है, सही चीजें क्या है। वो देखो, लेक्चर के इन बिटवीन अपन बातें करते रहेंगे, मैं बात थोड़ी ज्यादा करता हूं, क्योंकि आई वांट कि आप एसएसबी के लिए ज्यादा तैयार हो जाओ। रिटर्न तो ठीक है, वो हम करवा देंगे, एसएसबी के लिए ज्यादा तैयार होना जरूरी। चलिए, अब आज का जो टॉपिक हमारा है, बहुत बेसिक सा टॉपिक मैंने उठाया है, बहुत बेसिक टॉपिक है। हालांकि एनडीए में इस टॉपिक से बहुत सवाल नहीं आते हैं, बट ये टॉपिक समझना जरूरी है आपकी आगे की जर्नी के लिए। इस टॉपिक को नहीं समझा तो फिर हो जाएगी गड़बड़। बहुत बेसिक सा टॉपिक है। टॉपिक है आपका ओरिजिन ऑफ ह्यूमन, इंसान का ओरिजिन कैसे हुआ। बिकॉज हम बात करते हैं इतिहास के बारे में। इतिहास का मतलब क्या होता है? जो बीता हुआ काल हमारा, जो बीत गया, उसको इतिहास हम कहते हैं, उसी को कहते हैं पास्ट को इतिहास कहा जाएगा। उसी इतिहास के बारे में आज हम बात करने वाले। और हमारे इतिहास की सबसे बड़ी जर्नी कहां से शुरू होती है? द ओरिजिन ऑफ ह्यूमन, इंसान का ओरिजिन कैसे हुआ, ह्यूमन ओरिजिन कैसे हुआ, कहां से इंसान का ओरिजिन हुआ है। मूवीज के अंदर हमने देखा कि साहब हम तो आदि मानव थे, हम तो जंगली थे, धीरे धीरे हम लोग डेवलप हो गए, हम तो बंदर की तरह दिखते थे, चिंपांजी की तरह दिखते थे, उसके बाद धीरे धीरे हमारा डेवलपमेंट होना शुरू हुआ, और आज हम इतने डेवलप्ड हो गए कि हम एआई जैसे टेक्नोलॉजीज को लेकर आ गए। सोचिए कितनी बड़ी बात है यार। एक टाइम पर, मतलब एक बार जब भी इतिहास पढ़ो ना, तो इतिहास को इमेजिन करके देखना, आंखें बंद करके सोचो, एक समय ऐसा था जब हमारे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, बिकॉज हमको नॉलेज ही नहीं था किसी चीज का। और आज हम एआई जैसे टेक्नोलॉजी के ऊपर आ गए, जिससे कुछ भी सवाल पूछो उसका जवाब दे देगा। इंसान ने बहुत लंबी जर्नी तय करी है, बहुत लंबी जर्नी, और इसलिए इंसान इस जिंदगी के अंदर, इस दुनिया के अंदर सर्वाइव कर पाया। क्यों? बिकॉज हमने अपने आप को डेवलप किया। इस पूरी जर्नी में हमने अपने आप को डेवलप किया है ना। पहले क्या करते थे? पहले पत्थर से आग लगाना सीखा हमने, फिर तीर चलाना सीखा, फिर भाले फेंक के जानवरों को मारना सीखा, उसके बाद बंदूक हमने बनाई, और आज एआई हमारे देश के अंदर आ गया, दुनिया के अंदर आ गया। बिना डेवलपमेंट के इंसान खत्म हो जाएगा। और ये चीज तुम्हारी सबकी लाइफ के अंदर भी है। तुम आज कहीं पर भी हो, वेरेवर यू आर, कहीं पर भी तुम हो, घर में बैठे हो, गांव में बैठे हो, कहीं पर भी बैठे हो, आई न्यू, मैं सब तुम्हारे मन की इच्छाएं, तुम्हारे मन की हालत सबकी जानता हूं। पेरेंट्स का एक डर तुमको भी है ना, वो किस कंडीशन के अंदर है। उसके बाद भी बड़ी मुश्किल से इस बैच को हमने परचेस किया है। अब एक सपना लेकर बैठे कि फोर्सेस ज्वाइन करेंगे, जिस स्थिति के अंदर भी वो लोग हैं, उससे वहां से उनको निकालने की कोशिश करेंगे। मैं सब चीजें जानता हूं, बट एक चीज याद रखना बेटा, कंटिन्यूसली वी हैव टू डेवलप आवर ओन सेल्फ। अपने आप को रोज डेवलप करना जरूरी है। डेवलप नहीं किया तो अपन खत्म हो जाएंगे। डेवलप का मतलब क्या होता है? 3 लेवल का डेवलपमेंट होता है लाइफ में हर आदमी के, और वो बहुत जरूरी होता है। पहला, फिजिकली डेवलप करना सीखो अपने आप को। गो टू द जिम, रनिंग करो, अखाड़े जाओ, आई डोंट केयर तुम क्या करते हो, 1 घंटे अपने शरीर को देना जरूरी है। क्या होता है, लोग बड़ी बड़ी ब्रांडेड चीजों के लिए मरते हैं। अरे ब्रांडेड कपड़े पहनेंगे, ब्रांडेड घड़ी पहनेंगे, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इट डजंट मैटर्स। तुम्हारी फिजिक बहुत अच्छी है ना, उसके बाद कोई चीज मैटर ही नहीं करती, लिटरली कोई मैटर नहीं करता। तो ना 50 रुपए का शर्ट पहनोगे ना, वो भी बहुत बढ़िया लगेगा, क्योंकि तुम्हारी फिजिक बहुत बढ़िया। दैट इज द थिंग, ये इंपॉर्टेंट है। तो इन्वेस्टमेंट कहां करना है? अपने को एक खर्चा नहीं करना है, अपने आप पे इन्वेस्टमेंट करना है, अपनी फिजिक पे करो। नंबर 2 चीज, अपने माइंडसेट पे इन्वेस्टमेंट करना है अपने को। आई बात समझ में? इसको डेवलप करना है। कैसे डेवलप करेंगे माइंडसेट को? अपने अंदर OLQs को लाके। OLQs मतलब ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज, जो फौजी के लिए बहुत जरूरी होती। अपने आप का इंट्रोस्पेक्शन करना है आज सभी बच्चों को, सारे बच्चों को। कैसे इंट्रोस्पेक्शन करोगे? एक कागज लो, उस कागज के 2 कॉलम्स बनाओ। उस एक साइड लिखो कि मेरे अंदर की अच्छी आदतें क्या है, और एक साइड लिखो कि मेरे अंदर की बुरी आदतें क्या है। अपना इंट्रोस्पेक्शन करो, अपने आप से ट्रू रहना बहुत जरूरी है। हम दुनिया में सब किसी से सबसे झूठ बोल लो, तुम जिससे चाहो झूठ बोलो दुनिया के अंदर, अपने आप से कभी झूठ मत बोलना जिंदगी में।
मेरे अंदर एक कमी है तो है, वो अपने को पता होनी चाहिए। दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। हम अपनी कमियों को इग्नोर करते हैं। तुमको दूसरे से झूठ बोलना है, बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अपने आप से कभी जिंदगी में झूठ मत बोलना, ये चीज खत्म कर देगी तुमको। तो सेकंड चीज, अपना मेंटल डेवलपमेंट हमको करना है, ठीक है। दैट मींस हमारा मेंटली डेवलपमेंट हम करेंगे। तीसरा जो डेवलपमेंट है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। वो क्या होता है? फिजिकल डेवलपमेंट हमने कर लिया, हमने मेंटल डेवलपमेंट कर लिया। तीसरा जो डेवलपमेंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो क्या? आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। मतलब आप जिन भी भगवान को मानते हो उनके करीब जाना सीखो, बहुत जरूरी है चीज। हाँ बोलो कि सर आप कैसी बात कर रहे हो, ये बहुत जरूरी हो जाता है लाइफ के अंदर। लाइफ में पीस होना बहुत जरूरी है, एक फोकस होना बहुत जरूरी है। आप चाहो तो मेडिटेशन करो, आप मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, व्हाटएवर आप करना चाहते हो, बट ये तीन चीजें लाइफ में कर लो, चीजें बड़ी आसान हो जाती है। आपका एक ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए चीजें जरूरी होती है। आई बात समझ में बच्चा? चलिए अपन आगे की बात करते हैं। अब जो टॉपिक हम बात कर रहे थे, थोड़ा सा टॉपिक से हम भटक गए ना, थोड़ा सा इधर उधर हो गए। हम बात कर रहे हैं इंसान के डेवलपमेंट के बारे में, ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में। इंसान ने अपने आप को इतना डेवलप कर लिया, इसके डेवलपमेंट की जर्नी के बारे में थोड़ी सी हमको आज के चैप्टर सेशन के अंदर बात करनी कि इंसान की डेवलपमेंट की जर्नी कैसी रही, कैसी रही इंसान की जर्नी। ये जर्नी आसान तो नहीं थी। देखो दुनिया में हर कोई सरवाइव नहीं कर पाता है, हर कोई सरवाइव नहीं कर पाता। हम जब पैदा हुए, हम जंगल में पैदा हुए, एक बंदर के रूप में पैदा हुआ है। उसके बाद हमने अपने आप को डेवलप करना शुरू करा। अब जंगल में हमको खतरा था, बिकॉज हमारी जान को खतरा, तो हमने क्या डेवलप कर लिया? हमने आग डेवलप कर ली। तो याद रखिएगा कि नेसेसिटी ही डेवलपमेंट का सबसे बड़ा रीजन होता है, इस चीज को याद रखिएगा। तो किस तरीके से इंसान ने अपने आप को डेवलप करा, उसी जर्नी के बारे में बात करने वाले, और इसी को वास्तविकता में इतिहास कहते हैं। पर इस जर्नी के अंदर एक कंफ्यूजन बहुत सारे बच्चों को होता है। आपने शब्द सुना होगा कई बार, ईयर्स के आगे पीछे बीसी एडी ये लिख दिया जाता है। ये बीसी और एडी का डिफरेंस पता है क्या किसी को? बिकॉज ये डिफरेंस थोड़ा जानना जरूरी है, शुरुआत में मैं बता दूं आपको, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो सुना होगा ना, बीसी बिफोर क्राइस्ट, एडी एना डोमिनी, क्या डिफरेंस है दोनों के बीच का? बहुत बेसिक चीज है, बहुत ही बेसिक है, बहुत बेसिक चीज है, बट क्या है ना, बताइए क्या डिफरेंस है? यर्नेस यादव कल से क्लास में नहीं दिखोगे बेटा, चिंता मत करो। सुना होगा, नो डिफरेंस। अभिषेक बोल रहे सर कोई डिफरेंस ही नहीं है। आफ्टर बर्थ, ओके। और कोई नहीं पता? ठीक है, कोई बात नहीं। सी नहीं पता होना कोई इशू नहीं है। हाँ, बीसीए के बारे में बात करेंगे, कोई डिफरेंस नहीं। अच्छा, कोई अच्छा सर स्पेलिंग का डिफरेंस है, ओके। स्पेलिंग का डिफरेंस है? नहीं बेटा, स्पेलिंग का डिफरेंस नहीं, देयर इज ह्यूज डिफरेंस, बहुत डिफरेंस यहाँ पर होता है ना, बहुत मेजर डिफरेंस है यहाँ पे। चिंता मत करो, बहुत मेजर डिफरेंस होता है, केवल स्पेलिंग का डिफरेंस यहाँ पर नहीं होता। देखिए क्या होता है, आपने शायद इस शब्द सुने होंगे, एक मूवी भी आई थी 10,000 BC, 10,000 BC, हाँ सुना होगा। एडी आपने सुना होगा। जैसे अगर आज के बारे में बात करो, अभी 2025 एडी चल रहा है, अभी जिस समय के अंदर हमें उसे एडी कहा जाता है। अब एक डिफरेंस जो है उसको, उसके ऊपर बात करना मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बीसी और एडी के अंदर मेजर डिफरेंस होता क्या है। ठीक है, बहुत मेजर सा डिफरेंस क्या होता है, इसको समझना काफी जरूरी होता है। देखिए बहुत बेसिक चीज है, बहुत ही बेसिक है। हमारे इतिहास के अंदर कई सारी घटनाएं हुई, बहुत सारी घटनाएं इतिहास के अंदर हुई है। अब इन घटनाओं को एक क्रम में लगाने के लिए, क्रम के अंदर एक टाइमलाइन सेट करने के लिए जो इतिहासकार थे, जो इतिहास लिखते हैं, उन लोगों ने क्या करा, एक तरीका ढूंढा। उन्होंने क्या करा, उन्होंने बोला कि हम एक सन, मिड सन को चूज कर लेते हैं। तो ये चूज किया गया कि साहब जो जीसस क्राइस्ट का जन्म जिस साल हुआ था उसे हम 0 ईयर के तौर पे देखेंगे। क्या एक मिडिल वाला सन हम ले लेते हैं कि जीसस क्राइस्ट का बर्थ जब हुआ था, जीसस क्राइस्ट क्रिश्चियंस के भगवान है, उनका जन्म जब हुआ उसे अपन 0 ईयर के रूप में ले लेते हैं, और इसके पहले की जितनी भी घटनाएं होगी उसके पीछे अपन बीसी लगा देंगे। जैसे जीसस क्राइस्ट के जन्म से 500 साल पहले तो क्या बोलेंगे 500 BC, क्राइस्ट के जन्म से 600 साल पहले तो 600 BC, क्राइस्ट के जन्म से 1000 साल पहले तो 1000 BC। तो ये किया गया कि इन क्राइस्ट के जन्म से पहले की जितनी भी घटनाएं होगी उन्हें कहा जाएगा बीसी के फॉर्म में। जैसे एग्जांपल की बात करें कि इंसान जब पैदा हुआ बीसी के अंदर हुआ है कि नहीं, बीसी क्राइस्ट के जन्म से पहले के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये याद रखना, इन्हें बीसी के फॉर्म में रखा गया कि जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले की जितनी भी घटनाएं होगी उनके पीछे ईयर के बाद बीसी लगा दिया जाएगा। बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट। और इसके बाद यह भी तय किया गया कि क्राइस्ट के जन्म के बाद की जितनी घटनाएं होगी,
ठीक है, उसके आगे लगाया जाएगा एडी। जैसे 1 एडी मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म के 1 साल बाद, 200 एडी मतलब क्राइस्ट के जन्म के 200 साल बाद। एडी का मतलब होता है अनो डोमिनी, इसका मतलब होता है प्रभु के जन्म के बाद का समय। क्या? प्रभु के जन्म के बाद। प्रभु कौन है? ईसा मसीह। इससे कहा जाता है प्रभु के जन्म के बाद का समय। अब समझ में आ गया बीसी और एडी, बहुत बेसिक था। अब एक डिफरेंस आप बच्चे और पूछ रहे थे कि सर बीसीई का मतलब फिर क्या होता है? बीसी का तो मतलब बिफोर क्राइस्ट है, बीसीई का मतलब क्या होता है? और एडी को कई बार सी भी कह दिया जाता है, जैसे आप सेंचुरी बोलते हैं, सी का मतलब क्या होता है ना? सी का मतलब क्या है सर? इसे कॉमन एरा के नाम से जाना जाता है। देखो क्या हुआ, कई सारे लोग ऐसे हैं जो क्रिश्चियनिटी को नहीं मानते थे, बोले हम जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद के समय को बीसी क्यों बोले, बिफोर क्राइस्ट क्यों बोले? बोले हम नहीं बोलने वाले, बिकॉज हमारा धर्म अलग है, हम तो कुछ और बोलेंगे। तो उन लोगों ने तय किया कि ठीक है, क्राइस्ट का नाम हम नहीं लेंगे, हम बिफोर क्राइस्ट या प्रभु के जन्म के बाद एनो डोमिनी ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे। इन्होंने बोला कि बीसी को हम बोलेंगे बीसी, कॉन्सेप्ट सेम ही है, पर बीसी को बोल दिया जाएगा बीसी। बीसी का मतलब बिफोर कॉमन एरा। क्या? सी को कहा गया बिफोर कॉमन एरा, और यहां पर बोल दिया जाएगा क्राइस्ट के जन्म के बाद को, उसके समय को बोला जाएगा कॉमन एरा। ठीक है, मतलब एडी को यहां पर कहा जाएगा सी, कॉमन एरा। तो बस ये बेटा बेसिक सा मेजर डिफरेंस यहां पर आता है। अब जब भी मैं साल के बारे में बात करूं, फॉर एग्जांपल की बात करें, वैदिक एरा के बारे में बात करेंगे, हम मॉडर्न एरा के बारे में बात करेंगे, वहां पर आप देखना बीसी के बारे में बात करने की एडी के बारे में बात करना है। जैसे एग्जांपल की बात की जाए, आज 2025 सी चल रहा है या एडी चल रहा है, तो बहुत बेसिक चीज है। बेसिक बात समझ में आ गई बेटा, अब याद रहेगा हमेशा, क्लियर है ना? देखो अच्छे इंसान बनो यार। एक बच्चे ने भी एक बहुत गलत कमेंट किया था, मैं उस कमेंट को कहना नहीं चाहता, है ना? एक बच्चे ने कमेंट किया था। अब देखो बेटा, जिसने भी वो कमेंट किया था, मैं नाम नहीं लूंगा बच्चे का, बिकॉज उसके पेरेंट्स भी देख रहे होंगे। देखो एक चीज याद रखना, जिंदगी के अंदर तुम कहीं पहुंचो ना पहुंचो, एक अच्छे इंसान जरूर बन जाना, वो बहुत जरूरी है आज के टाइम पर, है ना? वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तुम कहीं पहुंचो ना पहुंचो बिकॉज तुमको लग रहा है कि ये करके मैं कूल बन जाऊंगा, तुम फूल बन रहे हो। ये कूल बनने वाली आदत नहीं है, एक अच्छे इंसान बन जाओ, जरूरी है। तुम्हारी जो बहन है वो एक अच्छा भाई डिजर्व करती है, तुम्हारे पेरेंट्स एक अच्छा बच्चा डिजर्व करते हैं, तुम्हारी मम्मी भी अपना एक अच्छा बेटा डिजर्व करती है। जस्ट डू दैट थिंग। आई बात समझ में? क्लियर है? ये छोटी सी बात समझो, ये जो तुम करते हो ना हरकतें, हर चीज पे गाली देना, ये करना, इट्स नॉट द कूल। फोर्सेस में ये सब नहीं चलता, तुम फिर इस चीज के लिए नहीं बने हो, समझो इस चीज के बारे में। अच्छे इंसान अगर बन गए जिंदगी के अंदर तो कहीं भी पहुंच जाओगे, खराब रहे तो कहीं नहीं पहुंच पाओगे, कहीं भी नहीं पहुंच पाओगे, कहीं नहीं पहुंच पाओगे। डांट नहीं रहा हूं, मैं समझा रहा हूं तुमको, और बहुत पर्सनली चीजें एक्सपीरियंस करी मैंने। और फोर्सेस बहुत अलग जगह है, बिलीव मी। पहले दिन 98% बच्चा बाहर हो जाता है एसएसबी से, ऐसे बच्चे ही बाहर होते हैं। ब्लॉक क्या बेटा, मैं ब्लॉक नहीं करता, मेरा तरीका ब्लॉक वाला नहीं, मैं सब्सक्रिप्शन ही कैंसिल करवाता हूं। ब्लॉक में नहीं करवाता, मैं सब्सक्रिप्शन कैंसिल करवाता हूं। क्यों मैं करवाता हूं? इस बैच में कई सारी बच्चियां भी हैं, हो सकता है उसी लड़की की बहन भी इस बैच के अंदर आ जाए, और कोई लड़का ऐसी बात करे तो है गलत चीज, बुरा लगा। हाँ बुरा लगा, क्यों? बिकॉज मैंने तुम्हारी बहन की बात कर दी, तो दूसरे की बहन बहन नहीं थी। जिस लड़की को तुम बोल रहे हो वो भी तो किसी की बहन होगी। अरे फोर्स की तैयारी कर रहे हो, तुम रक्षक बनो कि कोई सर ऐसा बोल देगा तो मैं फाड़ दूंगा उसको। ये क्या कर रहे हो कि तुम वही हरकतें करना शुरू कर देते हो? डोंट डू दैट यार, मत करो भाई, मत करो हरकतें, मजा नहीं आएगा। डोंट डू दैट थिंग। इंसान में इंसानियत होनी चाहिए। ये हरकतें करके तुम कहीं नहीं पहुंच पाओगे, जाओ वहीं रह जाओगे, लगेगा कि हम बहुत बड़े हो गए, कुछ नहीं है, वहीं बैठे हो और कुछ नहीं कर सकते लाइफ के अंदर। डोंट डू दैट, मजा नहीं आता है। ओके चल स्टार्ट करें। बेटा बहुत सारे रहते हैं, है ना? बेटा बहुत सारे बेटे हैं, बहुत सारे। नेवी लाइफ के बारे में बताओ सर अपनी। बताऊंगा नेवी की लाइफ के बारे में भी, अभी तो बहुत जर्नी हम लोगों के साथ में होने वाली, डोंट वरी, सारी लाइफ के बारे में बताऊंगा मेरी। चलिए स्टार्ट करें। ओके अब देखिए, इंसान की जो शुरुआत हुई है दुनिया के अंदर, तो आप देखेंगे इंसान सबसे शुरुआती तौर में, इंसान जो है जिस तरीके से इंसान दिखता था, आज जैसे हम दिखते हैं वैसा नहीं दिखता इंसान। वैसा दिखता है क्या इंसान? नहीं, आज हम जैसे दिखते हैं इंसान वैसा नहीं दिखता है। इंसान बहुत अलग दिखता था, सीधी बात है। आज हम जिस लेवल में आए हैं, हमारा जो शरीर है उसे कहा जाता है होमो सेपियस, आपको सभी को पता होगा। हाँ जी, हमारा डेवलपमेंट धीरे धीरे होता गया, बहुत धीरे धीरे हमारा डेवलपमेंट हुआ है। मतलब आज हम जिस शरीर के अंदर है, जैसा मैं दिख रहा हूं, जैसे आप दिखते हैं, वो डेवलपमेंट हमारा बहुत समय के बाद हुआ, एकदम से डेवलपमेंट हमारा नहीं हो गया था। अब ऐसा कहा जाता है कि दुनिया के एक कॉन्टिनेंट में इंसान का जन्म हुआ था। किस कॉन्टिनेंट के बारे में बात कर रहा हूं? ऐसा कहा जाता है, ये प्रूवन नहीं है बेटा। प्रूवन के लिए वहां से इंसान की बहुत सारी हड्डियां मिली, उस काल के बारे में हम बात करने वाले। हाँ, हम कुछ एरास के बारे में बात करेंगे, हम पाषाण युग के बारे में बात करने वाले, स्टार्ट हम करने वाले। पर एक बेसिक सवाल मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, मुझे एक बात बताओ, दुनिया के अंदर इंसान के लाइफ की शुरुआत कहां से हुई है? कौन से कॉन्टिनेंट से हुई है? बताओ तो, कौन से कॉन्टिनेंट से मानी जाती है?
बताओ जल्दी, किस कॉन्टिनेंट से इंसान के जीवन की शुरुआत मानी जाती है? एशिया से मानी जाती है, अफ्रीका से मानी जाती है ना, या मान लीजिए यूरोप से मानी जाती है, या अटलांटिका से मानी जाती है? बताइए मुझे, कहां से मानी जाती है? इंसान की शुरुआत कहां से हुई है? मतलब दुनिया का पहला इंसान कहां मिला है? क्या लगता है किस कॉन्टिनेंट से मिला होगा? कि सर दुनिया का पहला इंसान यहां से मिला है। कहां से मिला है दुनिया का पहला इंसान? अगर मैं पूछूं आपसे, कहां से दुनिया के पहले इंसान की शुरुआत मानी जाती है कि साहब यहां से दुनिया का पहला इंसान मिला, या लगा कि यहां इंसान ये है? बताइए। बिल्कुल सही। देखो याद कहा जाता है ऐसा, ये सवाल एनडी ने पूछा है पीवाईक्यू के अंदर, ठीक है, बेसिक्स का सवाल बहुत पहले पूछा था, मैंने सोचा आपको बता दूं। तो देखिए कहा जाता है कि इंसान की जो शुरुआत है ना, ये हुई है अफ्रीका से। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से इंसान की शुरुआत मानी जाती है। बेसिक्स का सवाल 75.02% बच्चों का जवाब सही है, और जवाब आपका बिल्कुल सच है। कहा जाता है बेटा कि दुनिया में इंसान की जो शुरुआत है ना, इंसान की जो अर्ली मेन की जो ट्रेसेस मिले वो अफ्रीका से सबसे पहले मिले। कहा जाता है अफ्रीका के अंदर दुनिया का पहला इंसान आया है, ऐसा जन्म इंसान के अंदर, या जन्म इंसान का पहले इंसान का अफ्रीका के अंदर हुआ है। अब इसी तरीके से इंसान अफ्रीका के अंदर, अगर मान भी ले अफ्रीका के अंदर हुआ है, उसके बाद वो पूरी दुनिया में धीरे धीरे फैलना शुरू हो गया। अब जब से इंसान का ओरिजिन माना जाता है, उस समय के बारे में हम बात करने वाले हैं। शुरुआत में इंसान हमारी तरह दिखता भी नहीं था और हमारी तरह रहता भी नहीं था। इंसान के रहने का तरीका, इंसान के दिखने का तरीका बहुत अलग था। और हमारा जो इंसान के टाइमलाइन की स्टोरी है, उस टाइमलाइन में सबसे पहली जो एरा आता है उसे कहा जाता है स्टोन एज। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, क्या है? हम बात करेंगे आज स्टोन एज के बारे में। स्टोन एज क्या होती है, किसी ने सुना है? पाषाण युग के बारे में बात करना है। इंसान के जो एरा है उसके 3 एरा है, या इंसान के अगर मैं कहूं कि डेवलपमेंट के 3 एराज होते हैं, और इन 3 एरा में स्टोन एज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। स्टोन एज पाषाण युग के बारे में सुना होगा, हाँ, इंसान जब पत्थर का यूज करता था, गुफाओं के अंदर रहता था। पर इससे भी पहले इतिहास को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, मैं उसके बारे में भी बताना चाहूंगा। देखिए इतिहास को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। अगर इतिहास की हिस्ट्री के बारे में बात करूं तो हिस्ट्री 3 तरह की होती है। इन तीनों के बीच का डिफरेंस याद रखिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम के अंदर आता भी है। हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। दुनिया के अंदर अगर इतिहास के बारे में बात करें, हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहली आपकी होती है प्री हिस्ट्री, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, प्री हिस्ट्री। दूसरी आपकी प्रोटो हिस्ट्री, और तीसरी होती है आपकी हिस्ट्री। अब तीनों के बारे में हम बात करेंगे। प्री हिस्ट्री इतिहास का वो समय है जिस समय पर इंसान लिखना पढ़ना नहीं जानता था। मतलब इस समय पर इंसान को लिखना नहीं आता था। इस समय पर कोई भी रिटर्न एविडेंसेस आपको नहीं मिलते, लिखे हुए एविडेंसेस नहीं है, बिकॉज इस टाइम पर इंसान लिखना पढ़ना नहीं जानता है। प्री हिस्ट्री का समय, स्टोन एज, पत्थर पाषाण काल है, इंसान पढ़ना थोड़ी जानता, लिखना थोड़ी जानता था। प्री हिस्ट्री इतिहास का सबसे पुराना समय होता है। तो सवाल क्या आता है, इतिहास के सबसे पुराने समय को क्या कहा जाएगा? इतिहास का जो सबसे पुराना समय है उसे प्री हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। प्री हिस्ट्री इंसान का वो समय है जिसमें इंसान लिखना पढ़ना नहीं जानता है। जैसे पाषाण युग, स्टोन एज, अब इंसान को ना लिखना आता ना पढ़ना आता है, बिकॉज अपन केवल शिकार कर रहे हैं, घूम रहे फिर रहे, लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, अपन लिखना पढ़ना नहीं जानते, उसे कहा जाता है प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री के बाद का जो समय उसे कहा जाता है प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री में इंसान को लिखना पढ़ना आता था। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, प्रोटो हिस्ट्री में इंसान को लिखना पढ़ना आता है, पर इंसान जिस भाषा में लिखता है ना, उस भाषा को अपन आज तक डिकोडिफाई नहीं कर पाए। सबसे पहले प्री हिस्ट्री में तो इंसान को लिखना पढ़ना ही नहीं आता, इंसान नहीं जानता लिखते कैसे साहब, क्या लिखते हैं, पढ़ते कैसे, ये इंसान को नहीं पता। और प्रोटो हिस्ट्री के बारे में बात की जाए तो प्रोटो हिस्ट्री में इंसान लिखना पढ़ना तो जानता है, पर उस लैंग्वेज को आज तक अपन डिकोडिफाई नहीं कर पाए। उस समय की भाषा है पर आज तक अपन उसको डिकोडिफाई नहीं कर पाए। फॉर एग्जांपल की बात करें, आईवीसी की लैंग्वेज, इंडस वैली के बारे में सुना है किसी ने? इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जाम के अंदर पढ़ा होगा, अपने स्कूल्स में पढ़ा होगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो भाषा है उसको अपन आज तक डिकोडिफाई नहीं कर पाए। इंसान लिखना जानता है, इंडस वैली में जानता है, पढ़ना जानता है, पढ़ना जानता है, पर उसकी भाषा को अपन डिकोडिफाई नहीं कर पाए। आई बात समझ में? क्लियर है? सी, एक बच्चा बोल रहे सर हिंदी में अर्थ बता दो। सी, हिंदी में एसएसबी क्लियर नहीं होता है। तुम्हारा दिल नहीं तोड़ रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं क्लियरली, हिंदी में एसएसबी नहीं होता है। कितने बच्चे यहां पर जिनको लगता है हिंदी में एसएसबी होता है?
फौज में अधिकारी बनना, इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। इंग्लिश नहीं आती है, सीखो। देखो मैं ना घुमा फिरा के बात करने वाला व्यक्ति नहीं हूं, ना मैं तुम्हारे सामने कोई शायरी कभी बोलने वाला हूं, ना मैं करूंगा। मैं क्लियरली बात करने वाला व्यक्ति हूं, मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल ज्यादा रहता हूं। मैं क्लियरली तुमको बताऊं, अगर फोर्सेस ज्वाइन करना है तो फोर्सेस को तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुमको फोर्सेस की जरूरत है। बिना एसएसबी, बिना इंग्लिश के एसएसबी क्लियर नहीं होगा। इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, इंग्लिश इज मस्ट। याद रखना, इंग्लिश सीखनी पड़ेगी तुमको। सीखो, ये 6 महीने 8 महीने के समय इंग्लिश सीखो। ये क्राइटेरिया है डिफेंस का, फोर्सेस का। तुम अगर इसमें क्लियर कर जाते हो तो तुम इंटर कर सकते हो, अदरवाइज फोर्सेस को कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। तुमको नहीं आती इंग्लिश, बाहर बैठो, कोई फर्क नहीं, कुछ और कर लो। फौज रहम नहीं दिखाती तुम्हारे ऊपर, ये फौज इमोशंस में नहीं चलती। जो क्राइटेरिया फौज का है, एक अधिकारी का क्राइटेरिया, उसको फॉलो करना पड़ेगा। मैं नहीं बोल रहा इंग्लिश में एक्सपर्ट बन जाओ, एटलीस्ट इतनी इंग्लिश सीख जाओ कि चीजें समझ सको। अरे इसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखो ना कि अब देखो मैं नई इंग्लिश सीखूंगा, मैं इंग्लिश सीखने का तरीका मिल गया तुमको। इंग्लिश सीखने की कोशिश करो बेटा, और देखो बहुत सारे ऑप्शन है तुम्हारे पास। इंग्लिश सीखना आज के टाइम पर सबसे आसान है। क्यों? तुम्हारे दोस्त गांव के अंदर रहते हो तो ऑनलाइन फ्रेंड्स बना लो, रात को डिस्कशन करो बैठ के किसी भी टॉपिक के ऊपर कि यार आज प्रथमेश सर ने क्या पढ़ाया, आज अपन डिस्कशन करते हैं हिस्ट्री के ऊपर। करो, सीधी सी बात है। कल डिस्कशन कर लो कि साहब तिब्बत के अंदर जो, लद्दाख के अंदर जो हो रहा है उस इश्यू पर डिस्कशन कर लो। इंग्लिश बात करने से तुम्हारी सही होगी। तो इंग्लिश से डरना नहीं, इट्स लैंग्वेज यार, उसको तो घीस के अपन खत्म कर देंगे। बट फौज की रिक्वायरमेंट है, फौज की रिक्वायरमेंट है इंग्लिश। आप इंग्लिश के बिना एसएसबी नहीं दे सकते। आप सोचो केवल हिंदी में दे दूंगा, नहीं है बेटा पॉसिबल। हाँ, थोड़ी बहुत हिंदी चलती है, बट केवल हिंदी में नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। इसको दिमाग में रखना अपना, और इस पूरी जर्नी के दौरान अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना। ठीक है बच्चा, है ना? क्लियरली मैं कोई फॉल्स होप नहीं देने वाला कि नहीं बेटा हो जाएगा। काय के लिए दूं? मेरा बच्चा है वो, मेरा बच्चा इतनी 6 महीने मेहनत करे और बाद में एग्जाम के हॉल में जाके या एसएसबी के अंदर जाके पता लगे कि वहां तो हिंदी में बात ही नहीं कर रहे। तुम्हारा जो पीपीएनडीटी वो भी तुम्हारे इंग्लिश के अंदर होगा, तुमको जीडी में भी इंग्लिश में ही बात करनी पड़ेगी। तो इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट। आई बात समझ में क्लियर है? समझ में आ गया बच्चा? तो इसको इंप्रूव करो यार, डरना थोड़ी ना इंग्लिश से। इंग्लिश तो ठीक है, डरने की क्या बात है। ओके चलो, हमने क्या पढ़ा? प्री हिस्ट्री में इंसान को लिखना पढ़ना नहीं आता था, प्रोटेस्ट्री में इंसान को पढ़ना लिखना आता है, बट इस टाइम की जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को हम आज तक डिकोडिफाई नहीं कर पाए। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके बाद जो तीसरा पार्ट है उसे रियल में हिस्ट्री कहा जाता है। ये वो समय है जिसमें इंसान लिखना पढ़ना जानता था। इस टाइम के रिटन एविडेंसेस भी अवेलेबल हैं, याद रखिएगा, और इन रिटन एविडेंसेस को हमने डिकोडिफाई भी कर लिया। फॉर एग्जांपल की बात करें, जैसे इंडस वैली के बारे में, माफ कीजिएगा, जैसे मौर्यन एरा, गुप्ता एरा, है ना, इसमें संस्कृत भाषा के अंदर हमको ग्रंथ मिले, उसको हमने डिकोडिफाई कर लिया। उसके बाद मुगल्स भारत में आए, उनके जो किताबें उसको हमने डिकोडिफाई करा। हमने मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में आप हम जानते हैं। तो ये हिस्ट्री का ये वो समय है जिसमें इंसान पढ़ना लिखना जानता था। इसके रिटन एविडेंसेस भी हमको मिल गए हैं, और इन सारे एविडेंसेस के बेसिस पर हम इस फेज को सबसे ज्यादा और सबसे बढ़िया तरीके से जानते हैं। और आपके एग्जाम में ये हिस्ट्री वाला पोर्शन ज्यादा आता है कि नहीं? यही आएगा, हाँ जी, ये हिस्ट्री वाला पोर्शन आपके एग्जाम में ज्यादा आता है। तो बहुत बेसिक चीजें याद रखिएगा, ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। आई बात समझ में? अब हम बात करेंगे प्री हिस्ट्री के बारे में। प्री हिस्ट्री मतलब ये है आपका स्टोन एज। स्टोन एज जिसे हम पाषाण युग के नाम से भी जानते हैं, स्टोन एज। प्री हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। हाँ बोले कि सर प्री हिस्ट्री को भी डिवाइड कर दिया? हाँ बेटा, प्री हिस्ट्री को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। 3 पार्ट्स कौन से? ये समझना, केवल प्री हिस्ट्री के 3 पार्ट्स हैं, याद रखिएगा। प्री हिस्ट्री जिसे स्टोन एज भी कहते हैं। पहला इसका होगा पैलियोलिथिक एज, जिसे कहा जाता है ओल्ड स्टोन एज। ध्यान से शांति से सुनते जाना, समझ में आ जाएगा। दूसरा होता है इसका मीसोलिथिक एज, जिसे कहा जाएगा मिडिल स्टोन एज। क्या कहा जाएगा? मिडिल स्टोन एज। तीसरा आपका होता है नियोलिथिक एज, जिसे कहा जाएगा न्यू स्टोन एज। अब इन तीनों एजेस के बारे में थोड़ी बहुत हम बात करेंगे, ठीक है, बिकॉज ये ह्यूमन के डेवलपमेंट की इतिहास है, इंसान के डेवलपमेंट का इतिहास है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे पैलियोलिथिक एज के बारे में। पैलियोलिथिक का मतलब क्या होता है? जब इंसान ने जन्म लिया ही था। ओल्ड स्टोन एज, ओल्ड स्टोन एज के बारे में हम बात करें। ओल्ड स्टोन, ओल्ड का मतलब क्या है? सबसे पुराने काल के बारे में बात करें। स्टोन एज के भी 3 फेसेस हैं। हम बात करेंगे पहले पैलियोलिथिक एज के बारे में। पैलियोलिथिक मतलब ओल्ड स्टोन एज, प्राचीन इतिहास है। स्टोन एज में भी ओल्ड स्टोन एज के बारे में बात कर रहे हैं। अब ओल्ड स्टोन एज में मैं थोड़ा सा आपसे सवाल करता हूं, थोड़ा दिमाग लगाओ। इस एज के फीचर्स क्या हो सकते हैं? इस टाइम पर इंसान कैसा दिखता होगा? क्या करता होगा इंसान? बताओ मेरे को, थोड़ा दिमाग लगाओ, है ना, हमको दिमाग ज्यादा लगाना है। हम जब बात करते हैं पैलियोलिथिक एज के बारे में, ओल्ड स्टोन एज के बारे में, मुझे बताओ ओल्ड स्टोन एज में इंसान क्या करता होगा? व्हाट ह्यूमन विल डू इन द ओल्ड स्टोन एज? ओल्ड स्टोन एज में इंसान क्या करता होगा? पैलियोलिथिक एज के बारे में बात कर रहे हैं।
है ना। थोड़ा सा मैं पिक्चर आपको दिखा दूं, और इसका टाइमलाइन बहुत पुराना है, मतलब आज से लगभग 3 मिलियन साल पहले से लेके 10,000 बीसी के टाइम का जो समय है ना, ये 3 मिलियन बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक का जो टाइम है, इसके बीच का टाइम, इससे कहा जाता है पैलियोलिथिक एज। क्या फीचर्स होंगे इंसान के इस टाइम पे? बिल्कुल सही बात है, दिमाग सोचो, इमेजिन करो। पहली बात, इस समय की शुरुआत में पूरी दुनिया में बर्फ ही बर्फ होगी। सोचो उस टाइम पर, अपन 3 मिलियन पहले के बारे में बात कर रहे हैं, इस समय पर दुनिया के ज्यादातर हिस्से में बर्फ से ढका होगा। इंसान का ज्यादातर या दुनिया का ज्यादातर हिस्सा इस टाइम पर बर्फ में ढका था, बिकॉज हम 3 मिलियन साल पहले के बारे में बात कर रहे हैं, और इस समय का शुरुआती इंसान, शुरुआत के इंसान के बारे में बात कर रहे हैं। शुरुआत का इंसान हमारी तरह नहीं दिखता था, ये मंकी की तरह दिखता था, बंदर की तरह दिखता था। धीरे धीरे वो डेवलप हुआ, पर शुरुआत में हमारी तरह नहीं दिखता था। और ज्यादातर हिस्सा जो है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ज्यादातर हिस्सा ढका हुआ था बर्फ से। अब इस टाइम पर इंसान ने धीरे धीरे अपने आप को डेवलप करा, और इस समय के जानवर भी बड़े अलग थे। और इस टाइम पर इंसान का जो मेजर फूड सोर्स था, अगर अपन पैलियोलिथिक एज के बारे में बात करें, वो एग्रीकल्चर नहीं था। खेती वेती करना इंसान नहीं जानता, खेती करेगा किस टाइम पर? अरे कोई खेती वेती करना नहीं जानता। इस समय के इंसान को खेती करना नहीं आता था, याद रखिएगा, खेती करना नहीं आता था इंसान को। इस समय का जो इंसान था उसको खेती करना नहीं आता था, तो इंसान क्या खाता था? हंटिंग करता था सर, है ना। इंसान फिर क्या खाएगा? खेती करनी करना आता तो हंटिंग करता था। इंसान का मेजर सोर्स ऑफ फूड क्या था इस टाइम पे? कोई बता सकता है? बताओ, इंसान मेजरली क्या खाता था? इंसान का मेजर सोर्स ऑफ फूड क्या? थोड़ा दिमाग लगाना और लॉजिक से बात करना बेटा। इंसान इस टाइम पर खेती करता था? नहीं साहब, खेती नहीं करता था। शुरुआत में तो कोई टूल वूल भी नहीं थे इंसान के पास। धीरे धीरे इस समय के बाद धीरे धीरे डेवलपमेंट होना शुरू हो गया, पर इस समय की शुरुआत में इंसान के पास कुछ नहीं था। तो इंसान का मेजर सोर्स ऑफ फूड क्या? बिकॉज देखो इस टाइम पर इंसान खेती वेती नहीं कर रहा, देयर इज नो एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी कुछ नहीं साहब, कोई खेती बाड़ी नहीं। तो इंसान का मेजर सोर्स क्या था फूड का? बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, अधिकारी वाला दिमाग लगाओ, ठीक है, गड़बड़ मत करना। मेजर सोर्स फूड का क्या होगा इंसान का इस समय पर? साहब इंसान ये फूड खाता था। मीट, ये भ्रम है हमको। देखिए बहुत बड़ा भ्रम है हमें। हम कई बार हमको सिखा दिया जाता है और इतिहास में कहा जाता है कि इंसान इस टाइम पर मीट खाता था। देखो एक चीज याद रखो, इंसान अगर मीट खाएगा उसके लिए उसको शिकार करना पड़ेगा। शिकार करने में इंसान की जान को खतरा है, और हर व्यक्ति को अपनी जान से प्यार होता है। इंसान हंटिंग करना जानता था, इंसान हंटिंग करता था, बट इस टाइम पर इंसान का प्राइमरी सोर्स मीट नहीं था। मैं क्लियरली आपको बता दूं, इंसान का प्राइमरी सोर्स शुरुआत में मीट नहीं था। हमको स्कूल में पढ़ा दिया गया कि इंसान प्राइमरी मीट खाता था, नहीं, इंसान का प्राइमरी सोर्स मीट नहीं था। इंसान का जो शरीर है वो मीट खाने के लिए बना ही नहीं था, वो तो डेवलप धीरे धीरे होना शुरू हुआ। इंसान का प्राइमरी सोर्स मीट नहीं था। इंसान इस टाइम पर डिपेंड करता था मेजरली, याद रखिएगा, फ्रूट्स एंड बेरीज के ऊपर। जी हाँ, पेड़ से लगे फल खा लिए साहब, बेरीज खा ली, जमीन के अंदर उगने वाले जो कंदमूल फल है उसको इंसान ज्यादा खाता था। क्यों? उसको पाना आसान है। शिकार करने में समय लगता है, शिकार करने में एनर्जी लगती है, शिकार करने में जान को खतरा है, पर फ्रूट्स एंड बेरीज को पाने में जान को खतरा नहीं। तो ये चीज याद रखना बेटा, इंसान मीट खाता था, खाता है इंसान मीट, हंटिंग करता है, बट ये प्राइमरी सोर्स नहीं है। यहां पर प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड था प्लांट बेस्ड फूड। प्लांट बेस्ड फूड वॉज द प्राइमरी सोर्स, याद रखना। उस टाइम का प्राइमरी सोर्स है प्लांट बेस्ड फूड, ठीक है, याद रहेगा, दिमाग में रखना। मीट खाता था इंसान, मीट भी खाएगा, और मीट जब इंसान खा रहा है, बट मीट को प्राइमरी आप नहीं कह सकते कि केवल मीट ही खा रहा है इंसान। मीट पकाने में, पकाना तो चलो बाद में होता है, पर मीट को कंज्यूम करने में समय लगता था। मीट को पकड़ने में समय लग रहा है, शिकार करने में समय लगता है, जान को खतरा होता है इंसान की। तो यहां पर प्राइमरी सोर्स शुरुआत के बारे में बात करें, फ्रूट्स एंड नट्स थे, मीट सेकेंडरी सोर्स था, प्राइमरी आप नहीं कह सकते, इसको दिमाग में रखिएगा। अब इस टाइम पर इंसान रहता कहां था? देखो रहने के लिए तो सीधी अगर बात की जाए तो इंसान गुफाओं में रहेगा, गुफाओं में रहेगा। इंसान घर वर बनाना शुरुआत में नहीं जानता। इसमें घर कैसे बनाएगा कुछ नहीं पता इंसान को। दिमाग धीरे धीरे इंसान का डेवलप हो रहा है। इंसान के दिमाग को डेवलप होने में सबसे ज्यादा योगदान किसका रहा है पता है? आगे बात करेंगे इसके बारे में, किसका योगदान सबसे ज्यादा रहा इंसान के दिमाग को डेवलप करने में। पर उससे पहले इंसान इस टाइम पर रहेगा केव्स में, गुफाओं में रहेगा इंसान। सीधी बात है, गुफाओं में रहेगा इंसान। कहां से? कुछ नहीं आता इंसान को, गुफाओं में रहेगा, बढ़िया
कई सारे शेल्टर्स में रहेगा और वहीं पर देखो पेंटिंग वेंटिंग बना रहा है, गुफाओं के अंदर रहता था। गुफाओं के अंदर रहना सुरक्षित है और गुफाएं यूजुअली ऊंची होती थी, ऊंची गुफा, ताकि कोई जानवर ऊपर तक ना आ पाए। और गुफाओं के अंदर याद रखना, आप देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट गुफाएं भारत की अगर मैं बात करूं, ये भीम बेटी का रॉक शेल्टर्स, ये दिख रहा है, ये भीम बेटी का है। कहां पर है भीम बेटी का? विदिशा के अंदर है। यहां पर अर्ली मैन के साक्ष्य पाए गए। और एक और केव से जिन्हें कहा जाता है बेलन वैली, जो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के अंदर है। जी हाँ, कालीन भैया वाला है ना, यहां पर भी अर्ली मैन के साक्ष्य पाए गए। अब एक सवाल मैंने आपसे पूछा था कि इंसान के ब्रेन के डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा योगदान किसका रहा था? कोई बताएगा मुझे? जल्दी बताओ, ब्रेन के डेवलपमेंट में। हाँ जी, आदमगढ़ की गुफाएं भी हैं जी। इंसान के ह्यूमन ब्रेन के डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा योगदान किसका रहा? कोई बताएगा मुझे? बताएगा, बिल्कुल सही बात है। जो बच्चे मुझे जानते हैं, जिन्होंने पढ़ा है मुझसे, उनका जवाब बिल्कुल सच है। मैं मानता हूं इंसान की सबसे बड़ी खोज ये थी, सबसे बड़ी खोज है इंसान ह्यूमन हिस्ट्री की। इसके बिना हम खत्म थे। अगर ये अपन डेवलप नहीं करते ना बच्चा, तो आज शायद हम रहते भी नहीं। दैट वाज द फायर। आग की डिस्कवरी कैसे हुई? 2 पत्थरों को रगड़ा, ये मिथ है, इसका साक्ष्य नहीं है बेटा। ये हम मान के चलते कि 2 पत्थर को रगड़ के शायद हमने आग की खोज करी हो, माइट बी पॉसिबल, पर दूसरे रीजंस भी हो सकते हैं। बट फायर वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री। आज अपने आसपास देखो, बताओ आग के बिना क्या बना हुआ है? कुछ नहीं बना आग के बिना। फायर के बिना कुछ भी नहीं बना होगा, कुछ भी नहीं बन सकता है फायर के बिना। हर जगह फायर की जरूरत पड़ती है, हर जगह पड़ेगी बेटा, हर जगह। आप देखिएगा, हर जगह आपके घर में आप देखो, ईंट भी जो इस घर की तुम्हारे फायर के बिना नहीं बनी। जो पेंट तुम यूज करो उसमें कहीं ना कहीं किसी प्रोसेस में फायर का यूज किया गया होगा। फायर इज रियली इंपॉर्टेंट। फायर सबसे इंपॉर्टेंट था। अब क्या होता है, इंसान ने जब पका हुआ मांस खाना शुरू करा, इंसान मीट खा रहा है, पर जब आप रॉ मीट खाते हो ना, तब आपका ब्रेन इतना डेवलपमेंट हो नहीं पाता है। पके हुए खाने से इंसान को न्यूट्रिशंस मिल रहे हैं, प्रोटीन मिल रहा है इंसान को, और विटामिन के साथ साथ इंसान का ब्रेन डेवलप होता जा रहा है। याद रखना, आग का जो कॉम्बिनेशन है उसके साथ सबसे बढ़िया खास ये रहती है कि जब आप किसी चीज को पका के खाते हो, आपका ब्रेन डेवलप होना शुरू हो जाता है। और सेम चीज इंसान का ब्रेन इस एरिया के अंदर इस चीज के कारण डेवलप्ड होना शुरू हो गया। अब जब ब्रेन डेवलप हुआ इंसान का, तो इंसान में एक नई चीज डेवलप हो जाती है जो आज हम सबके अंदर है, और वही चीज हमको वास्तविकता में इंसान बनाती है। अदरवाइज हम जानवर ही थे। क्या चीज इंसान को जानवर से अलग करती है? हमारा ब्रेन नहीं, हमारे इमोशंस। हालांकि जानवर में भी इमोशंस है, पर इंसान में इमोशंस ज्यादा एक्सपेक्ट किए जाते हैं। आग से इमोशंस का क्या लेना देना? इमोशंस का क्या लेना देना? जी हाँ, इमोशंस का आग से बहुत ज्यादा लेना देना है। जब आग की डिस्कवरी हो गई, तो इंसान ने आपस में पास में बैठना शुरू कर दिया। शाम को भाई साहब आग जला के बैठ रहे हैं सब लोग ग्रुप में। अब जब ग्रुप में बैठ रहे हैं तो आपस में बात करने की कोशिश कर रहे हैं, पहले तो आ ऊ इस तरीके से बात कर रहे हैं, पर धीरे धीरे भाषा डेवलप कर ली इन लोगों ने, लैंग्वेज डेवलप कर ली। अरे ऐसे रोज ऐसे बात नहीं कर सकते, अब तो ऐसे बात करनी पड़ेगी। पहले साइन लैंग्वेज डेवलप करी, उसके बाद भाषा डेवलपमेंट हो गई, आग के कारण हुई है। उसके बाद इंसान में आए इमोशंस। इमोशंस कैसे? ये मेरा परिवार है, परिवार आ गया भाई साहब, आग के आसपास बैठे, इमोशंस आना शुरू हो गए, प्रेम व्रेम हो गया, शादी वादी वाली भी बात है। उस टाइम शादी तो नहीं हो रही है, पर इमोशन जैसी आए तो इंसान में परिवार की भावना आना शुरू हो गई। ग्रुप्स बन रहे, इस ग्रुप में 8 लोग हैं, आपस में प्यार कर रहे हैं एक दूसरे से। यार ये मेरे ग्रुप का आदमी, ये मेरे ग्रुप का आदमी। इंसान एक्सप्रेस करना सीख गया, इंसान में इमोशंस आ गए। इमोशंस आए इंसान के अंदर, तो इंसान को जान की कीमत पता लग गई कि मरने पे बड़ा दुख होता है किसी के। कल वो बंदी मेरे साथ बैठी थी, हम लोग शिकार करके आए थे हिरण का, साथ में मांस खा रहे थे। आज शिकार करने गए तो शायद शेर खा गया, उसको दुख हुआ, अरे रोना शुरू। इमोशंस आ गए ना, मजाक कर रहा हूं बट याद इमोशंस आए इंसान में कि नहीं यार अब हमको कुछ ऐसा काम करना है कि शिकार ना करना पड़े। समझ रहे हो? इंसान नए तरीके ढूंढ रहा है कि शिकार करने जाएंगे, मरने का खतरा, यार कोई भी मार देता है, कुछ ऐसा काम करे कि शिकार ना करना पड़े और घर के बाहर जाती खाना मिल जाए। खेती, एग्रीकल्चर, ये दिमाग में चल रहा है इंसान के। मैंने क्या कहा था, जब इंसान तकलीफ में है तभी डिस्कवरी होती है। आई बात समझ में? समझाने के लिए बता रहा हूं, ओके? समझ में आ रहा है? ये चीजें होती, ये चीजें इनके साथ हो रही, इंसान के साथ बहुत बड़ा बदलाव आग लेकर आई है हमारे लिए। अब हम वापस से चलते हैं अपने सेशन के ऊपर। हाँ जी, हम बात कर रहे थे पैलियोलिथिक एज के बारे में। देखो पैलियोलिथिक एज में हमने देखा कि इंसान गुफाओं के अंदर रहता है, सीधी बात है, हमने देखा बेरीज खा रहा है इंसान, और इस टाइम पर इंसान शिकार भी कर रहा है। शिकार के लिए इंसान के जो टूल्स हैं, आप देखोगे टूल्स कोई बहुत खास नहीं है। शुरुआत में इंसान के जो टूल्स है ना पैलियोलिथिक एज के अंदर, वो इतने खास टूल्स नहीं है इंसान के। अपन पैलियोलिथिक के बारे में बात कर रहे हैं, इंसान के टूल्स इतने खास नहीं। देखो पत्थर है, उसके 2 टुकड़े करे, कोई पॉलिश वॉलिश उसको नहीं करा, बस जो तीखा वाला बड़ा वाला हिस्सा था उसको अपन ने टूल बना लिया। तो याद रखिएगा पैलियोलिथिक टूल की खासियत ये थी
कि ये थे अनपॉलिश्ड टूल्स। ये सवाल एग्जाम के अंदर पूछा गया है। पैलोलिथिक एजा में जो इंसान के पास जिन टूल्स का इंसान यूज कर रहा है वो अनपॉलिश्ड है बेटा, इन पे पॉलिश नहीं की गई। देखो बहुत तीखा नहीं बनाया इनको, अनपॉलिश्ड है। पत्थर को तोड़ा, पत्थर का जो बड़ा हिस्सा है उसको हथियार के रूप में यूज करना शुरू कर दिया। बड़े हथियारों का यूज इस टाइम पर किया जा रहा है बिकॉज इंसान हंट कर रहा है। इंसान चीरने फाड़ने के लिए इन पत्थरों का यूज नहीं कर रहा है, इंसान हंट करने के लिए कर रहा है बिकॉज अभी इतना दिमाग नहीं है। इंसान को लग रहा बड़ी चीज है तो भैया अच्छे से शिकार कर पाऊंगा मैं। तो याद रखना इस टाइम के अंदर इंसान ने अनपॉलिश्ड टूल्स का यूज करना शुरू कर दिया था। ये नोट करना बेटा, ये सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, कब किया जा रहा है? पैलियोलिथिक एरा के अंदर हम बात कर रहे हैं, है ना। ठीक है, समझ में आ रही है, यहां तक क्लियर हो गया। अब भारत में कई जगह पर इनके साक्ष्य मिले हैं, आप देखेंगे कई जगह पर साक्ष्य मिले। मैप के अंदर आप देख सकते हैं, जैसे मिर्जापुर के बारे में मैंने बात करी, है ना। आदमगढ़ की गुफाएं एमपी के अंदर है, भीमबेटी का बहुत इंपॉर्टेंट गुफाएं हैं। तो कई जगह पर भारत के अंदर इस एरा के साक्ष्य मिले हैं। तो याद रखना दैट इज ए पैलियोलिथिक एरा जिसमें इंसान बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है, बहुत डेवलप नहीं है इंसान के, भैया बहुत डेवलप हो गया नहीं। धीरे धीरे हमारा डेवलपमेंट हो रहा है और इस टाइम पर टूल्स बिग स्टोन टूल्स है, गुफा के अंदर अपन रहते हैं। इमोशंस आना शुरू हुए हैं, आना शुरू हो गए हैं धीरे धीरे, और इंसान ने अपनी आदतें बदलना शुरू कर दी है। कैसे? कपड़े वपड़े पहनना शुरू कर रहा है अब इंसान। चलो कपड़े पहनते हैं। ओके, इस एरा की खासियत है, अगर आप समझो तो मैं आपको बताता हूं। अब इस एरा के बाद आप देखेंगे जो दूसरा एरा आया है, हमने देखा कि 3 एरा थे स्टोन एज के अंदर। पहला था आपका पैलियोलिथिक एरा, इसके बाद आएगा मीसोलिथिक एरा। मीसोलिथिक का मतलब मिडिल स्टोन एज, है ना, मिडिल वाला समय आ गया। मिडिल स्टोन एज जो है इसमें इंसान थोड़ा सा डेवलप हो चुका है, ये दूसरा दौर है। मिडिल स्टोन एज पैलियोलिथिक के बाद आता है और ये 10,000 बीसी से 6,000 बीसी के बीच का टाइम है। तकरीबन ये जो 4,000 साल के समय है, इसे पैलियोलिथिक के बाद मीसोलिथिक एज के रूप में जाना जाता है। अब इस टाइम पे इंसान थोड़ा डेवलप हो चुका है। देखो बहुत मेजर चेंज इंसान के अंदर आए, यहाँ पे बहुत मेजर चेंज आ रहे हैं। इस पिक्चर को देखकर देखो कि इंसान में क्या चेंज आया होगा। पिक्चर ये पैलियोलिथिक का ही है, कुछ दिख रहा है, समझ में आ रहा है इस समय में इंसान में क्या चेंज आ रहा है। 10,000 बीसी से लेकर 6,000 बीसी तक का जो समय है, लगभग 4,000 साल का, यह समय मीसोलिथिक एज के नाम से जाना जाता है। इस समय पर इंसान में बहुत मेजर और ड्रास्टिक चेंज आए। क्या क्या चेंज आए इस पिक्चर को देख के बताओ, क्या लग रहा है क्या चेंज आया इंसान के अंदर? ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्वेशन सबसे दुनिया की सबसे ताकतवर चीज होती है। ऑब्जर्व करो डिटेल्स को, छोटी छोटी बातों को। अच्छा ये आया, ये आया, ये आया, ये देखो ध्यान से, बताओ मेरे को क्या किस बारे में बात कर रहा है, क्या मेजर डिफरेंस आया होगा, क्या चेंज आया होगा इसमें, देखो जरा एक बार ध्यान से। बताइए। एग्रीकल्चर तो नहीं आई है अभी, घर, सिविलाइज। देखो इंसान थोड़ा समझ चुका है कि मेरे को परिवार के साथ रहना है, ठीक है, मुझे रहना है परिवार के साथ। इंसान ने अपने आप को बचाने के तरीके ढूंढ लिए। इंसान समझ चुका है कि देखो परिवार के साथ मुझे रहना, जिंदगी बड़ी मेरी कीमती है। अब जिंदगी कीमती है तो इंसान ने बोला कि देखो एक चीज करते हैं, हम जानवर का शिकार तो कर रहे हैं, जानवर के पूरे शरीर का यूज करना इंसान सीख चुका है। अब आप देखो इंसान केव्स में नहीं रह रहा, इंसान ने इस तरह की झोपड़ियां बनाना शुरू कर दी सेरा के अंदर। ये झोपड़ियां किससे बनी? जानवर की चमड़ी से बनी। इंसान ने सेरा में जानवर की झोपड़ियां, जानवर की चमड़ी से बनी झोपड़ियां बनाना शुरू कर दी। दूसरी बात, इंसान ने इस एरा में कुछ ऐसे टूल्स का डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया है जो लंबी दूरी से भी शिकार कर सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, बॉय एंड एरो, तीर धनुष। जानवर वहां खड़ा, यहीं से मारो, निशाना लगाओ, अपनी जान को खतरा नहीं, और मर के मार, जानवर जाके वहां मर जाएगा। ये चीज करना इंसान ने शुरू कर दिया। तीसरी बात, इस एरा के अंदर इंसान को इमोशंस से इतना प्यार हो जाता है कि इंसान जैसी बर्फ पिघली, है ना, उसके बाद इंसान जमीन के ऊपर आ जाता है। इंसान ने इस एरा में छोटे टूल्स बनाना शुरू कर दिए। क्या रीजन है? इसके पहले वाले एरा में इंसान के जो टूल्स थे वो बड़े बड़े होते थे, बड़े बड़े पत्थर है साहब। इस एरा में इंसान के जो टूल्स है उन्हें कहा जाता है माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ मतलब बड़े छोटे छोटे टूल्स होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, इनकी लेंथ 5 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर के बीच होती थी और इन्हें माइक्रोलिथ कहा जाएगा। अच्छा, छोटे छोटे टूल्स क्यों बना रहा है इंसान? बिकॉज अब इंसान क्या कर रहा है, इंसान जानवर को फाड़ना सीख रहा है। जानवर पकड़ा, छोटे टूल से जानवर को फाड़ा, फाड़ के बना दिया तंबू। छोटा टूल है, कपड़े सीना शुरू कर दिए इंसान ने। इंसान को समझ में आ गया कि साहब बड़ा है तो इंपॉर्टेंट नहीं है,
आपको छोटे टूल्स की भी जरूरत पड़ती है। क्यों? बिकॉज इंसान की जरूरतें यहां पर चेंज हो गई। तो ये सवाल एग्जाम के अंदर आ सकता है कि इस एरा के अंदर जिस तरह के टूल्स का यूज किया जाता है उसे कहा जाएगा माइक्रोलिथ टूल्स। आई बात समझ में? इस एरा में माइक्रोलिथ टूल्स का यूज किया जा रहा है, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट एरा है। और इस एरा में जो टूल्स यूज किए जा रहे हैं दीज आर दी माइक्रोलिथ, छोटे टूल्स हैं, इजी टू कैरी, कहीं भी ले जाओ। तीर के आगे बांध दिया पत्थर, बड़ा सा तीर, पत्थर का टुकड़ा मारा, जानवर खत्म हो गया। ये चीज करना इंसान ने शुरू कर दी। और इसी एरा के अंदर इंसान को अपना सबसे अच्छा दोस्त मिलता है। कौन सा दोस्त है वो? किस जानवर के बारे में बात कर रहा हूं मैं? कौन है इंसान का सबसे अच्छा दोस्त? किस जानवर के बारे में बात कर रहा हूं मैं? बताओ भैया, जल्दी बताओ, बताओ भैया, किस जानवर के बारे में बात कर? देखो किस तरह के टूल्स इंसान बना रहा है। हड्डी है, हड्डी पे पतला वाला पत्थर बांध दिया, देखो ये बन गया चाकू। इस तरह के टूल्स का इंसान यूज कर रहा है। और इसी एरा में इंसान ने मछली पकड़ना भी सीखा है ना? क्यों? देखो मछली पकड़ना आसान है, मछली पकड़ लो, मछली पकड़ना आसान है, तो मछली पकड़ने के लिए टूल्स भी है। ये देखो इस तरह के टूल्स, हार्पून्स आपको दिखेंगे इस टाइम पर इंसान के। बट इंसान खतरे से बच रहा है इस टाइम पर, आप देखोगे तो बिल्कुल सही। इस टाइम पर इंसान को जो सबसे अच्छा दोस्त मिला, देखो मेरे लिए इंसान का सबसे अच्छा दोस्त कौन है? आई एम फ्रॉम राजस्थान, तो मेरे को लगता है इंसान का सबसे बड़ा अच्छा जानवर दोस्त है ना, वो घोड़ा है। जंग के मैदान में घोड़े जाते थे, कुत्ते नहीं जाते। जब मैं बात करता हूं महान महाराणा प्रताप की, तो मैं चेतक के बारे में बात करता हूं, किसी डॉग के बारे में बात नहीं कर रहा। इंसान का सबसे वफादार जानवर घोड़ा है, ये मैं मानता हूं आज भी। घोड़ा जरूरी है, डॉग्स तो ठीक है, वो बता दिया कि डॉग है, ये है, वो जरूरत था, बट घोड़े से ज्यादा वफादार इंसान का कोई नहीं हो सकता। जंग के मैदान में जानवर भाग जाते हैं, घोड़ा नहीं भागता है, याद रखिएगा। हॉर्स अलग ही है, लड़कों का ऑब्सेशन है। मैं मानता हूं लड़कों को 3 चीजों से ऑब्सेशन होना बहुत जरूरी है, मेरे को लगता है ऐसा, पर्सनली फील होता है। नंबर 1 इज हॉर्स है ऑब्सेशन, सेकंड इज गन्स, है ना, और थर्ड इज मशीन्स। ये 3 चीजें ऐसी जो मेरे को लगता है कि हर लड़के को इससे ऑब्सेशन होना चाहिए। नहीं है तो भाई फिर थोड़ा सा ना इस तरफ इंटरेस्ट बढ़ाओ, वो जरूरी है। ओके, जोक्स अपार्ट, मजाक कर रहा था मैं, चले, है ना। बट इस टाइम पर कहा जाता है कि इंसान को अपना सबसे बढ़िया दोस्त मिला, वो कौन था? कुत्ता। बाय जानवर को पकड़ने में मदद करता है, ओके ना, जानवर को पकड़ने में मदद करता है, सीधी बात है। किसी जानवर है, जानवर का शिकार करने में मदद कर रहा है। देखो इंसान चाहता है कि मैं कम खतरा मोल लूं। इमोशंस आ गए, भैया घर जाना है, बीवी इंतजार कर रही, बच्चे इंतजार कर रहे हैं, ये शिकार करते मर गया तो क्या होगा मेरा, ये भावना इंसान के अंदर आ चुकी है। तो इंसान क्या कर रहा है? इंसान अब ऐसे चीजों को खोज रहा है जिससे उसकी जान को कम खतरा हो। ये चीज इंसान ने शुरू कर दी, ठीक है, ये चीज यहां पर हो रही है। तो ये देखो यहां पर घोड़े आपको दिखेंगे, नहीं यहां पर दिख रहा है आपको कुत्ता। तो इस टाइम पर इस सवाल एग्जाम के अंदर आता है कि इंसान को कुत्ता कब मिला है, तो कौन सा है? ये मीसोलिथिक एरा के अंदर मिला। नहीं, यहां पर इंसान और कुत्ते की दोस्ती हो जाती है। आई बात समझ में? और भाई मैं किसी कुत्ते को बुरा भला नहीं बोल रहा, बट आई एम टेलिंग यू कि हॉर्स इज द हॉर्स, वो अलग चीज है। चलिए, आई बात समझ में? क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर है। अब देखो यहां पर इंसान जो है ना, इंसान एक नया काम करना शुरू कर दिया। इंसान खेती वेती नहीं कर रहा है, अब खेती करना इंसान को नहीं आ गया कि भैया खेती कर रहा है इंसान, ऐसा नहीं हो रहा है। पर इंसान ने थोड़ा बहुत एक नई चीज कर ली, इंसान ने जानवरों को पालना शुरू कर दिया। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स यहां पर शुरू हो जाता है। इंसान अब जानवर को केवल मारता नहीं, इसको पाल लेता है। इंसान ने क्या करा? जानवर को पालना शुरू करा। यहां पर सबसे बड़ी बात यहां पर इंसान ने करी, इंसान ने बोला भेड़ बकरियां पाल लो, दूध निकालो उनका, और जब मन करे मार के मांस खा लो। ये चीज इंसान ने करना शुरू करी। इंसान ने गाय पालना शुरू कर दी, भैंस पालना शुरू कर दी। इंसान ने जानवर का डोमेस्टिकेशन करना शुरू कर दिया। यहां पर जानवर पालो, जानवर पालने के लिए बने, इनको मारना नहीं चाहता है। केवल जानवर को मांस के लिए उपयोग नहीं करना, मांस के अलावा जानवर का दूसरा उपयोग भी, दूध के लिए उपयोग कर सकते हो तुम, दूसरी जगह के लिए उपयोग कर सकते हो। तो यहां से डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल शुरू हो जाता है। इसके बाद इंसान ने हॉर्टिकल्चर, मतलब क्या होता है हॉर्टिकल्चर का? फल फूल की खेती कर रहा है। हां जी, इंसान थोड़ा पेड़ वेड़ लगाना सीख जाता है इसमें। अच्छा, फल का पेड़ लगा दिया, अच्छा ऐसा है, ये मान लो एग्जाम्पल की बात करें, एप्पल गिरा, उसने उगा दिया अपने घर के बाहर गड्ढे में डाल के, बोले एप्पल का पेड़ उग गया। ये इंसान सीख रहा है धीरे धीरे। यहां पर इंसान थोड़ा सा प्रिमिटिव कल्टीवेशन करना, मतलब धीरे धीरे खेती करना सीखना शुरू कर जाता है। खेती करना आ नहीं गया है, खेती करना धीरे धीरे इंसान यहां पर शुरू कर रहा है। याद रखिएगा, पहली बात डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स यहां पर कर दिया गया। दूसरी बात खेती करना शुरू कर रहा है, फल वल के पेड़ वेड़ लगाना धीरे धीरे इंसान को आना शुरू हो जाता है। ये चीज इंसान ने करना शुरू कर दी। बट इस टाइम पर इंसान के इमोशंस का एक अलग ही लेवल देखने को मिलता है, जो मेरे हिसाब से ह्यूमन हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा पल था। इससे पहले इंसान को फर्क नहीं पड़ता था कि ग्रुप के अंदर कोई मर जाए। कई बार ये होता था, जैसे मान लो 15 लोगों का ग्रुप है, कोई मर गया ग्रुप का, उसको वहीं छोड़ के आगे निकल जाते थे।
ऐसा नहीं कि उसको दफना रहे हैं, अंतिम संस्कार कुछ नहीं करता था इंसान। कई जगह पर यह कहा जाता है कि इंसान मरे हुए आदमी को खा भी लेता था। हालांकि ये चीज गलत है, मैं नहीं मानता इस बारे में, पर कई हिस्टोरियंस इस बात को भी सपोर्ट कर रहे हैं कि मरे हुए आदमी को भी सब इंसान खा ही लेता। हालांकि आई डोंट सपोर्ट दैट थिंग, पर स्टिल ये चीज कहा जाता था। बट याद रखिएगा, यहां पर एक नई चीज इंसान करता है। इंसान ने यहां पर ब्यूरियल्स बनाना शुरू कर दी। ब्यूरियल्स का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? पहली बार देखने को मिल रहा है कि इंसान ब्यूरियल्स बना रहा है। क्या मतलब होता है ब्यूरियल्स का, कोई बताएगा मुझे? क्या मतलब है इसका, बताइए। हाँ जी बताइए, बोलिए बोलिए बोलिए। ओपन समाधि, कब्र। हाँ देखो देखो, मैं कहता हूं इंसान का सबसे बड़ा इमोशन है ब्यूरियल्स। दफना ही रहे, दफनाते क्या जमीन के अंदर नहीं। ये लोग क्या करते थे शुरुआत में, इन्हें कहा जाता मेगालिथ्स। मेगालिथ होती बड़ी बड़ी चट्टान। ये क्या करते थे, कोई इंसान मर गया साहब, इसी चट्टानों के अंदर जाके पत्थर लेंगे बड़े बड़े, ऊपर से उसको ढक देंगे और अंदर इंसान को ढक, मरा हुआ इंसान है भैया, ये मरा हुआ इंसान मान लो, देखो मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, इस इंसान को बढ़िया दफनाएंगे यहाँ हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ, और ना बाहर से पत्थर लगा देंगे। ये कल्चर शुरू कर दिया इन्होंने मेगालिथ्स वाला। दैट कल्चर हैज बीन स्टार्टेड बाय द ह्यूमंस। मेगालिथ कल्चर यहां से स्टार्ट हो जाता है। मेगालिथ्स के अंदर क्या हो रहा है, इंसान के मरने के बाद, इंसान जब मर गया, मरने के बाद इंसान को जमीन में नहीं दफनाने पर पत्थरों के बीच में दफना दिया जाता है। ये चीज करना शुरू करी। सोचो इंसान की, ह्यूमंस के इमोशन जाग गए। रिस्पेक्ट कर रहा है इंसान सामने वाले की, क्या मर गया जैसा भी था अपना ही है ना, है ना अपना ही था। ओके, ये इमोशंस आ गए, है ना, कैसा भी था अपना ही, तो दफनाना पड़ेगा। ये चीज यहां से शुरू हो गई है। तो याद रखना ये चीजें हुई हैं और कब्र वाला मामला यहां से आना शुरू हो जाता है। तो ये चीज याद रखना, ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर इमोशंस का एक बहुत बड़ा पहलू है कि इंसान के इमोशंस इस लेवल के आ गए कि मरने के बाद भी उसकी इज्जत कर रहे हैं अपन। नहीं तो इंसान तो जिंदा व्यक्ति की इज्जत नहीं करता, पर यहां पर देखो मरने के बाद भी उसको इज्जत हम दे रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है यार, है जरूरी, अच्छी चीजें हैं, अच्छी है। देखो इंसान का डेवलपमेंट ऐसे नहीं हो गया, हमें इंसान बनाती है हमारी इंसानियत, ह्यूमनिज्म, है ना, वो जरूरी है, उसको दिमाग में रखिएगा। इंसान की इंसानियत हमेशा जिंदा रखना, बाकी चीजें सेकेंडरी होती है। ओके, बट हाँ, इमोशंस के अंदर बह भी नहीं जाना। मैं हमेशा कहता हूँ कि इमोशनल इंटेलिजेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। ज्यादा इमोशनल भी नहीं होना लाइफ में, जिस भी प्रैक्टिकल इन लाइफ, बहुत प्रैक्टिकल भी नहीं होना, बट बहुत इमोशनल भी नहीं होना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इमोशंस को तुम अपने खत्म कर दो, नहीं, इमोशनल थोड़ा बहुत जरूरी है, पर जहां इमोशन दिखाना वहां इमोशन दिखाएंगे। अब दुश्मन है साहब, तुम हिस्सा हो, टू पैरा का हिस्सा हो तुम, है ना, तुम्हारे कमांडिंग ऑफिसर सीओ साहब ने बोला कि जाओ भैया ठोक के आओ इनको, है ना। दुश्मन जो है टुकड़े के टुकड़ा, पाकिस्तान को मैं टुकड़ा बोलता हूँ, तो अगर से जब भी मैं टुकड़ा बोलूँ तो समझ जाना मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो भैया ठोक के आओ इनको, तुमको बोल दिया ऑपरेशन करके आओ। अब तुमने देखा कि यार मैं मिशन के ऊपर गया हूँ और आतंकवादी जो है वो एक 14 साल का लड़का है, 15 साल का लड़का है, 15 साल का लड़का है, हाथ में AK-47 है, क्या करोगे वहाँ? ठोकोगे। इमोशंस नहीं आएंगे तुम्हारे में कि नहीं यार उम्र कम है 15 साल, अरे 16 साल का ही है, अरे छोड़ देता हूँ। नहीं, ठोकना पड़ेगा, तुम नहीं ठोकोगे वो ठोक देगा, बात खत्म है। आई बात समझ में? ये समझ जाना कि अपने इमोशंस पे काबू रखना हर जगह पर। ओके, ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, फोर्सेस के लिए अच्छा नहीं है, और तुम्हारे इमोशंस ही तुम्हारे दुख का सबसे बड़ा कारण होते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी तुम कब हुए हो? कब हुए पता है? जब तुम्हारे इमोशंस यहां थे, हावी थे इमोशंस तुम्हारे ऊपर, तुमने जीवन का वो डिसीजन ले लिया, फैसला ले लिया जिसका दुख तुमको आज तक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप खुद देखो। तो ज्यादा इमोशंस लोगों की जरूरत भी नहीं होती फौज के अंदर, बहुत प्रैक्टिकल भी नहीं होना, बहुत इमोशनल भी नहीं होना। एक चीज होती है जिसे कहा जाता है इमोशनल इंटेलिजेंसी, है ना, सुना है इमोशनल इंटेलिजेंसी के बारे में? हाँ, उसी के बारे में बात कर रहा हूं। इमोशनली यू हैव टू बी इंटेलिजेंट, ठीक है, कि इमोशंस मेरे कितने काबू में रखना है वो मेरे हाथ में होता है। हर जगह इमोशनल नहीं हो जाना है। गॉट माय पॉइंट बच्चा? समझ में आ गई चीजें? यस, याद रखिएगा। तो मैं कभी नहीं चाहूंगा मेरा बच्चा बहुत इमोशनल रहे, नहीं, जस्ट बी फियरलेस, बी अ मॉन्स्टर यार। मैं हमेशा कहता हूं बी अ मॉन्स्टर, बी अ मॉन्स्टर, फियरलेस रहो, डरो मत किसी भी चीज से, अपने इमोशंस पे काबू रखो और किसी काम करने के लिए भिड़ जाओ, बिल्कुल घुस जाओ कि करना है तो करना है। दैट इज द थिंग, वो जरूरी है, वो एटीट्यूड बहुत जरूरी है फोर्सेस के लिए। ओके, है ना। चलो यहां तक समझ में आ गया बच्चा? हाँ, अब देखो इस टाइम पर एक नई खोज भी होती है। ऐसा कहा जाता है ना कि इस टाइम पर इंसान ने दुनिया का पहला बर्तन बनाया भैया। इंसान ने इस टाइम पे दुनिया का पहला बर्तन बनाया। बर्तन, पहली पॉटरी जो है साहब, दुनिया की पहली पॉटरी जो है वो मीसोलिथिक एरा के अंदर मिलती है, और सबसे भी बड़ी बात ये भारत के कर्नाटका में मिली है। जी हां, संगनकुला करके एक एरिया है कर्नाटका के अंदर, भारत के अंदर पहली पॉटरी मिली साहब, जो इंसान के द्वारा बनाई गई है। अच्छा, इस पॉटरी को बनाने का रीजन क्या था?
रीजन पता है, बड़ा आसान था। इंसान पहले क्या करता था कि पानी भी पीना है तो जंगल में जाके नदी के पास जाएगा। अब नदी के पास गया इंसान, परिवार के अंदर रहता है, पहले झोपड़े में परिवार में के साथ रहता है, अब पानी पीने नदी के पास जाना है, नदी के पास गया पानी पीने, और मगरमच्छ ने हमला कर दिया, इंसान वहीं मर गया। इंसान ने बोला यार बार बार पानी पीने नदी के पास क्यों जाना, है ना। वाइफ ने बोला अरे क्या है भैया, तुम मेरे पति हो, पानी पीने नदी के पास जाना पड़ता है मेरे को बार बार, कुछ मेरी कदर कर लो। तो इंसान ने डेवलपमेंट किया, बोला अच्छा एक काम करते, कुछ ऐसी चीज बनाते जिससे पानी को स्टोर कर सके, खाने को स्टोर कर सके। तो क्या किया इन्होंने बर्तन ही बना दिए। ये देखो बर्तन बना दिए, सेहरा के अंदर बर्तन बना दिए इंसान ने। तो जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है बड़ी बात, ऑब्वियसली बहुत बड़ी बात है बेटा। तो याद रखना ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। और मैंने क्या बोला, नीड्स है, इमोशंस है, हर चीज इमोशन से निकल के आई है। एआई का डेवलपमेंट क्यों हुआ है आज के टाइम पर, एआई का डेवलपमेंट क्यों हुआ है? अगर मैं आपसे पूछूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का डेवलपमेंट आज हमारे दुनिया में क्यों हुआ है, क्या रीजन है इसका? बताइए भैया, काय के लिए एआई का डेवलपमेंट हो गया? वाई एआई इज इंपॉर्टेंट है नहीं है, पर उसका डेवलपमेंट आज भारत में क्यों हुआ है? क्या रीजन है बेटा, कोई बताएगा मुझे? एआई भारत में डेवलपमेंट क्यों कर दी है, या दुनिया के अंदर एआई का डेवलपमेंट क्यों हुआ? इमोशंस के कारण ही हुआ है। इमोशंस, हाँ जी याद रखिएगा, ये भी इमोशन ही है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। दिस इज द इमोशन। दिव्यांका, नोट्स कैसे बनाने हैं चिंता मत करो, कल के सेशन में मैं पहले 15 मिनट नोट्स कैसे बनाने यही बताऊंगा, ओके। उसके बाद में सेशन की शुरुआत करवाऊंगा, तो चिंता मत करना, हम यही करेंगे। कल के सेशन में पहले नोट्स कैसे बनाने उसके बारे में बात करेंगे, फिर अपन शुरुआत करेंगे। नीड्स हमारी है ना, क्रिएट अवेयरनेस, इसके लिए आया है नहीं, एआई आया है हमारी तकलीफों को कम करने के लिए। एआई का केवल एक मकसद है, तुम्हारे ब्रेन को और लो कर देना, तुम्हारी तकलीफों को कम करना। एग्जाम्पल की बात करें, पहले अगर मुझे किसी शब्द का मतलब ढूंढना है, मुझे पूरी डिक्शनरी पढ़नी पड़ेगी, मैं दिमाग लगाता था। आज एआई के अंदर लिखूंगा वो पूरा सवाल आ जाएगा यहाँ पे, ऐसा होता है। तो इंसान जो भी डेवलपमेंट करता है वो अपने आप को कंफर्ट देने के लिए करता है। आई बात समझ में? जितने भी डेवलपमेंट हुए हैं, कार क्यों बनाई? कंफर्ट के लिए, ताकि एक जगह से दूसरी जगह अपन जा सके। अब कार में तुमने फीचर्स जोड़ दिए, सनरूफ, ये वो, कंफर्ट है। बाइक क्यों बनाई? कंफर्ट के लिए। चप्पल क्यों बनाई? कंफर्ट के लिए। इंसान ने जितनी भी चीजें करी वो कंफर्ट के लिए करी है अपने जीवन के अंदर। एआई भी आपके कंफर्ट के लिए। तो ये चीज याद रखिएगा, आपके कंफर्ट के लिए चीजें की जाती, बट बहुत कंफर्ट के अंदर भी नहीं रहना है, ओके। बहुत कंफर्ट में रहे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, हाँ ना। चलिए, कल मेरी नहीं, परसों तो है मेरी, हाँ जी, परसों नहीं, उसके बाद जब भी होगी तब बताऊंगा मैं। चलिए, तो ये रहा था आपका। थोड़ा देखो इस तरह के एविडेंस यहां पर मिलते हैं, नोट नहीं करना है इसको, याद नहीं करना है। देखो आज के सेशन में नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, केवल दिमाग में रखो छोटी मोटी चीजें। क्लियर हो गया बेटा? यहां तक समझ में आ गया? क्लियर है? आगे बढ़े। अब तीसरा जो फेस है, जो सबसे डेवलप्ड है, इसे कहा जाता है न्यू स्टोन एज, जिसे हम न्यूलिथिक एरा भी कहते हैं। और ये 9000 बीसी से लेके 4000 बीसी तक का टाइम है। इसे न्यू स्टोन एज या न्यू स्टोन एज के साथ इसे न्यूलिथिक एरा के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, कल मेरी क्लास नहीं, कोई बात नहीं, मैंने देखी नहीं यार, कोई बात इशू नहीं। न्यूलिथिक एरा, अब देखो इसमें अपना दिमाग लगाओ अधिकारियों वाला थोड़ा सा। इस एरा में क्या डेवलपमेंट हो गया होगा? इस एरा के अंदर डेवलपमेंट क्या होगा? न्यू एरा, न्यू स्टोन एज है। इस पिक्चर को देख के थोड़ा समझने की कोशिश करो, इस एरा में डेवलपमेंट क्या हुआ है। हम न्यू स्टोन एज के बारे में बात कर रहे हैं ना, इसे न्यूलिथिक एरा भी कहा जाएगा। इसमें सबसे बड़ा डेवलपमेंट इंसान ने क्या कर लिया? सवाल एक ही आता है यहां से, और वो सवाल का जवाब भी मैं दूंगा। सही बात, बिल्कुल सही, याद रखिएगा। सेरा में सबसे बड़ा डेवलपमेंट ये था एग्रीकल्चर। इंसान इस एरा में खेती करना सीख चुका है, सबसे बड़ी बात यही है, इंसान इस एरा में खेती करना सीख चुका है। सबसे बड़ी चीज यही कि देखो कपड़े वपड़े तो पहन रहे अपन, बट इंसान ने इस एरा में खेती करना सीख लिया। खेती करने के साथ साथ इंसान इस एरा में परमानेंट स्टेब्लिशमेंट करना शुरू कर देता है। क्या कर रहा है? परमानेंट स्टेब्लिशमेंट करना शुरू करेगा। परमानेंट स्टेब्लिशमेंट का मतलब क्या होता है? प्रॉपर एक घर बना के वहीं रहना शुरू कर देना। इससे पहले इंसान घूमता ज्यादा है, अच्छा आज यहां पर रह गए, कल यहां चले गए, फिर यहां चले गए। इस एरा के अंदर इंसान ने अपना एक बेस बना लिया कि अब खेती करना आ गया मुझे, तो अब इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। तो याद रखना, सबसे मेजर जो चेंज इस एरा के अंदर आएगा वो आएगा एग्रीकल्चर का। और न्यूलिथिक एज में इंसान जानवरों को डोमेस्टिकेट कर तो रहा है, पर इंसान ने खेती करना सीख लिया। अब इंसान के पास फूड के कई सारे रिसोर्सेस इस टाइम पर हो गए। एग्जाम्पल के तौर पर जानवर से इनको मीट मिल रहा है, मिल्क भी मिल रहा है, साहब
ऊन भी मिल रहा है, कपड़े भी बना रहे बढ़िया तरीके से, खेती बाड़ी भी बढ़िया चल रही है। मतलब इंसान के जीवन का सबसे कंफर्ट वाला एरा ही है। आगे इंसान कंफर्ट में, देखो सारी चीजें कंफर्ट के लिए हो रही है, वही कि नहीं कंफर्ट के लिए। तो याद रखना ये चीज भी यहां पर होती है। नियोलिथिक एरा के अंदर इंसान ने अपने आप को इतना कंफर्ट के अंदर लेकर आ गया कि इंसान खेती करना सीख जाता है। जब मन करे मांस खाऊंगा भैया, हाउस बना लूंगा घर के पास ही, नदी के पास अपना घर बनाऊंगा, वही रहूंगा वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ वही रहूंगी, जो भी चीज है। और इस तरीके से इंसान ने अपने आप को कंफर्ट में ढालना शुरू कर दिया। आई बात समझ में? इसके बाद क्या होता है, इस एरा की एक बहुत बड़ी खासियत है, इस एरा में इंसान ने पॉलिश्ड स्टोन टूल्स को बनाना शुरू कर दिया। सवाल बेसिक सा आएगा, ये जो लिखा है इसके बारे में बहुत मत सोचना। इस टाइम पर इंसान पॉलिश्ड स्टोन टूल्स बना रहा है। पॉलिश्ड का मतलब क्या होता है? पत्थरों को पॉलिश कर रहा है। पॉलिश क्यों कर रहा है? इंसान को करनी खेती, खेती करनी है तो हसिया बनाना पड़ेगा, हसिये से फसल काटनी पड़ेगी। तो पत्थर को बढ़िया पॉलिश वॉलिश कर दो ना तो पत्थर हो जाता तीखा, तीखा हो जाएगा तो खेती करना आसान है। खेत जोतना है, पत्थर तीखा करके अंदर डाल के घुसाओ, उसको निकाल दो। ये चीज इंसान कर रहा है। तो याद रखना, इंसान ने पॉलिश्ड स्टोन टूल्स का यूज करना शुरू कर दिया, बिकॉज इंसान अब खेती करना सीख चुका है। ये खेती के द्वारा जो अनाज उसको पीस रहा है, पीस के खा रहा है, तो ऐसे टूल्स यूज कर रहा है जो इस चीज में उसकी मदद करें। आई बात समझ में? आ गया? क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर है कैडेट्स? कंफर्म कर दीजिएगा। यहां तक क्लियर हो गया? ग्रेट, बहुत बढ़िया। याद रखना, ठीक है। अब यहां पर इंसान ने एक अलग तरह के घर बनाना शुरू करे। अभी तक देखो जानवर की चमड़ी के घर बना रहा था, अब इंसान ने बोला नहीं परमानेंट में रहूंगा। परमानेंट रहूंगा तो क्या करूंगा? परमानेंट रहना है तो जानवर की चमड़ी के घर नहीं बनाऊंगा मैं। चमड़ी का घर तो क्या आज यहां बना दिया, निकाल दिया। अब इंसान ने मड ब्रिक्स हाउस बनाना शुरू कर दिए, मिट्टी के घर। ये देखो मिट्टी के घर है, मिट्टी है, मिट्टी लगाई, मिट्टी के घर बना लिए। एक परमानेंट घर है, ऊपर लकड़ी लगाई चार, मिट्टी से घर बनाना शुरू कर दिया। जैसे आज भी हमारे गांव में होते हैं, राजस्थान के इंटीरियर्स में जाओ, मैं वहीं से हूं, मां के गांव में आज भी ऐसे घर मिलेंगे आपको, बड़े ठंडे रहते हैं अंदर से, है ना। हाँ बिल्कुल सही बात है। मड ब्रिक्स के घर बनाना शुरू कर दिए। तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मिट्टी के घर बनाना शुरू कर दिए। यहां पर आग वाग तो है ही, और मिट्टी के घर बनाना शुरू कर दिए, क्योंकि इंसान अब परमानेंट सेटलमेंट के ऊपर आ चुका। परमानेंटली रहना है, अब ऐसा नहीं कि नहीं आज यहां कल वहां नहीं, ये रहेंगे भैया। परमानेंट सेटलमेंट यहां पर आ चुका है। आई बात समझ में? क्लियर है? ओके, क्लियर हो गया बेटा? समझ में आ गया बेटा? वुल्फ थोड़ी ना, इंसान ने वुल्फ को कभी नहीं पाला, भेड़िया कभी आप पाल नहीं सकते, भेड़िया टेम नहीं कर सकते आप। भेड़िए की खासियत ये होती कि आप भेड़िए को पालतू नहीं बना सकते। भेड़िया जंगली रहेगा, वो किसी के अंडर कंट्रोल में नहीं आता। शेर आ जाएगा, भेड़िया नहीं आता। दैट्स व्हाई भेड़ियों को थोड़ा ज्यादा एक, अगर मैं हायरार्की के बारे में बात करूं साइकोलॉजिकली टर्म्स के अंदर, आप इसको कोई नेगेटिवली मत लेना, माइंडसेट के बारे में बात करूं तो भेड़िया का माइंडसेट यहां रखा जाता है, क्योंकि वो किसी के अंडर नहीं आता है। ओके, हाँ जानवर को भी दफना देंगे, दफना जानवर को क्या ही दफनाते थे यार, नहीं दफनाते थे, है ना, जो भी है बाद में दफनाएंगे विंडस वाली के अंदर। बट ये छोटी सी बेसिक चीजें याद रखना। तो इस एरा में कई सारे मेजर चेंजेस अपन ने देखे। जैसे एग्जांपल की बात करें, ब्यूरियल्स बना रहे, सब इंसान को दफना रहे, अब जमीन के अंदर दफनाना शुरू कर दिया इन्होंने। दूसरी बात, खेतीबाड़ी कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, जानवरों का डोमेस्टिकेशन कर रहे हैं, है ना। इसके अलावा इन्होंने घर बनाना शुरू कर दिए मिट्टी के। उसके बाद आप देखो इन लोगों ने इस तरीके से अनाज को सेव करना शुरू कर दिया है। गांव है, कम्युनिटीज बनना शुरू हो गई। तो ये जो एरा था, ये इंसान के डेवलपमेंट का सबसे पावरफुल एरा माना जाता है। यहां तक क्लियर हो गया बेटा? समझ में आ गया? यहां तक क्लियर है? प्लीज कंफर्म, यहां तक सभी को क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हो गया बच्चा? क्लियर है? क्लियर है? हैंडक्राफ्ट्स भी बेटा आगे आएंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, है ना। ओके, भरतपुल वाले लाइक करो। अरे भाई भाई बॉस भाई, महाराज सूरजमल जाट, दिल्ली दरवाजा गाड़ दिया था, दिल्ली से दरवाजा उखाड़ के ले आए थे। पढ़ेंगे इतिहास के बारे में, ऐसा इतिहास जो पढ़ाया नहीं जाता, मैं पढ़ाऊंगा। भारतीय हम, भारत के इतिहास पढ़ना पड़ेगा, जरूरी है ना। चलिए ठीक है। देयर इज ओनली वन थिंग ऑन विच वी ऑल शुड प्राउड, दैट इज आवर हिस्ट्री। इतिहास अपना महान है, बहुत महान है, इस पर अपने को प्राउड करना है। ओके, प्राउड जब तक नहीं करेंगे तब तक चीजें ठीक नहीं होंगी। तो जस्ट प्राउड ऑन योर हिस्ट्री, अपने आप पे प्राउड करो, अपने इतिहास पे प्राउड करो। कहीं से भी बिलोंग करते हो, किसी भी जाति के हो, धर्म के हो, अपने आप पे प्राउड करो। हमारा इतिहास बहुत बहुत प्रबल रहा है। वो तो अंग्रेज आए, इन्होंने हमारे इतिहास को दबाने की कोशिश करी है, बट हमारा इतिहास बहुत प्रबल है बेटा, हम सबका इतिहास बहुत प्रबल है। ओके, क्लियर हो गया बच्चा? समझ में आ गया? नोट्स कैसे बनाया बच्चा वो मैं बता दूंगा, चिंता मत करना, अपन उसके बारे में बात करेंगे। इतिहास सबसे पावरफुल बहुत सारे एरियाज का रहा है, बट राजस्थान की बात करें, हम बिहार की बात करें, मगध वाला एरिया बहुत पावरफुल इतिहास है। हम देखो मगध में, जब हम मगध के बारे में बात करते हैं या हम उस डायनेस्टीज के बारे में बात करेंगे, हमको
केवल मौर्य पढ़ना पड़ता है, गुप्तास पढ़ना पड़ता है, बट मगध में केवल मौर्य और गुप्तास नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारे डायनेस्टीज रही, ऐसे ऐसे राजा रहे ना बेटा, जिनके बारे में जानना जरूरी है। अभी तो लोगों ने क्या है, देखो मैं पर्सनली मुझे बहुत दुख होता है, अभी आज न जाने कैसा नैरेटिव्स बना दिया कि मूवीज के द्वारा, मूवीज और फिल्म्स ने, कि बिहार को बोलते कि केवल गन है बिहार में, तो कट्टा है बिहार में। ऐसा नहीं है, बिहार का इतिहास बहुत अलग है, बहुत प्राचीन है, बहुत फेमस है यूपी बिहार का इतिहास। पर अभी क्या है, पॉलिटिशियंस ने, मूवीज वालों ने, थिएटर वालों ने इसे गलत तरीके से दिखाना शुरू कर दिया, बहुत गलत तरीके से दिखाते है ही नहीं ऐसा, बहुत अलग इतिहास है। पूरे भारत के इतिहास के बारे में बात करूं, आसाम के अंदर आप देखेंगे, आसाम में महोम्स के बारे में बात करेंगे, ग्रेट हिस्ट्री। पंजाब के बारे में बात करेंगे, महाराज हरि सिंह जी के साथ एक वैसे तो बहुत सारे राजा हैं, पर वन ऑफ माय फेवरेट वॉरियर्स की, जिन्होंने शायद बहुत कम बच्चों ने उनके बारे में सुना होगा, नहीं सुना तो मैं बताऊंगा। किसी ने हरि सिंह नलवा के बारे में सुना है? हरि सिंह नलवा महाराजा रणजीत सिंह के सेनापति थे, द ग्रेटेस्ट वॉरियर ऑफ ऑल टाइम, हरि सिंह नलवा। अफगानिस्तान में जाके झंडे गाड़े उस व्यक्ति ने, उनके बारे में बात करेंगे। हरियाणा के बारे में बात करेंगे, है ना, हरियाणा के अंदर रामलाल खोखार के बारे में सुना है? वीर जाट योद्धा रामलाल खोखार, नहीं सुना, पता ही नहीं जाता कौन है रामलाल खोखार, बताऊंगा मैं हरियाणा के अंदर। बहुत सारी चीजें ऐसी है बेटा जो जानना समझना जरूरी है, जिनको नहीं समझा तो दिक्कत हो जाएगी। छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, इतिहास को पढ़ेंगे उस तरीके से कि चीजें समझ में आ जाए। साउथ के अंदर इतिहास पढ़ेंगे, चोला, चरा, द ग्रेट चरा से सवाल आ गया था, करा था हम लोगों ने एग्जाम में। दीज आर द थिंग्स। मणिपुर का इतिहास पढ़ेंगे, नागालैंड का बहुत स्वर्णिम इतिहास है भारत का, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कई सारे राजा महाराजा रहे। तो देखो बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे हम इन सारे राज्यों के बारे में। मेरा पूरा भारत ही महान है यार, मेरा भारत पूरा महान है। और अपने आप को किसी राज्य में सीमित मत करना कि मैं तो केवल वहां का हूं सर, मैं तो केवल वहां, नहीं, वी ऑल आर इंडियंस, हम सब भारत के। अपन ही डिवाइड हो जाएंगे तो वो टुकड़ा इसका फायदा उठाता है, चाइना फायदा उठाता है। वी ऑल आर इंडियन से दिमाग में रखना। लोग तोड़ने की कोशिश करेंगे अपने को, कभी जाति के आधार पे, कभी धर्म के आधार पे, कभी भाषा के आधार पे, कभी देश के आधार पे, ठीक है, नहीं करना। अपन यार हम इंडियंस है, वी आर प्राउड टू बी इंडियंस। आई बात समझ में, ये चीज याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट सेशन के अंदर मिलते हैं बेटा, ध्यान रखिएगा अपना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।